चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट, राइट? या श्योर। काफी लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम लोग करने वाले हैं अभी एक मेंस का अपना मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हम लोग जो है बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग मेंस को अप्रोच कर सकते हैं। और ये अभी हम लोग जो है ब्रॉड वे में करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट वाइज और हर पेपर वाइज हम लोग अलग से मेंटरशिप कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हर जो है माइन्यूट डिटेल्स को जो है कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग मेजर मेजर चीजें करेंगे कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, या फिर किसी स्टूडेंट को ऐसा भी लगता है कि वो अगर कट ऑफ के आसपास है, लाइन के आसपास। देखिए, पहली बात तो अगर आपको लगता है कि आपका 90 +- 4 बन रहा है, तो आपको प्रेपरेशन वैसे भी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, चलो मान लो एक बहुत बैड लक हो सकता है कि इस बार नहीं हुआ, लेकिन इस बार की प्रेपरेशन आपकी अगली बार काम आएगी। तो ये तो आपको भूल ही जाना चाहिए कि आपको मेंस नहीं करना है। अगर आपने प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी की है मन लगा के, तो मेंस की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। ये आगे भी काम आने वाला है, आगे भी काम आने वाला है, राइट? तो हम लोग मेजर मेजर तौर पे ब्रॉड वे में करेंगे कि कैसे हम लोग मेंस को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपनी प्रेपरेशन से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, ऑप्शन भी हमारे पास है, जीएस भी हमारे पास है, हमें ऐसे भी पढ़ना है, हमें जो है रिवीजन भी करनी है, हमें मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, बहुत सारा काम रहता है। तो सबसे बढ़िया अप्रोच तो यही रहती है कि आप प्रीलिम्स के जब 3 महीने पहले या 3.5 मंथ पहले जब पूरी तरह से प्रीलिम्स के ऊपर शिफ्ट हुए होंगे, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते हैं कि उससे पहले हमारा ऑप्शनल और मेंस के परस्पेक्टिव से लगभग लगभग चीजें कवर हो चुकी होती हैं, ताकि प्रीलिम्स के बाद जब हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं तो थोड़ा समय रहता है, उसमें कुछ नया हमें नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी जो चीजें हमारे पास हैं उनको ही हम लोग मेंस के परस्पेक्टिव से उस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं बेसिकली, राइट? तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो सीधा सीधा सा बात है, थोड़ा सा हमें पहली बात तो स्टेजेस का पता होना चाहिए। आई थिंक और सर यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो अभी आपके पास जो है टाइम जो है लिमिटेड है, ठीक है। और इसमें जो है मेंस में मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कौन इस 3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करता है। और आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे आप ये 3 महीनों को ऑप्टिमाइज कर सकते हो मैक्सिमम कवर करने के लिए, राइट? कि और इसमें हम लोग आपको पूरा जो है आज की पूरी अप्रोच देंगे कि कैसे हर चीज को आप अप्रोच कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको करनी रहेंगी, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जो है हम आज डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस सेशन के बाद आई गारंटी यू कि आपके दिमाग में ये डाउट नहीं रहेगा कि तैयारी कैसे करें या क्या करें, क्या स्टेप्स लें, वो डाउट नहीं रहेगा। तो सर बढ़ते हैं, पहले हम उसका जो प्लान देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहली बात ऐसा है कि जब हम लोग एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं ना, तब हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है कवर करने के लिए। धीरे धीरे जैसे प्रिपरेशन में एग्जाम के क्लोज जाते रहते हैं, हम लोग थोड़ा सिलेक्टिव होते चले जाते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी चीजों को। और अभी भी जैसे सर ने कहा कि वो अभी थोड़ा सा समय हमारे पास है, तो हम और ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, अपने टॉपिक्स को थोड़ा कट डाउन करेंगे, सिलेक्टिव होंगे, यूपीएससी के थोड़ा ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से ज्यादा हम लोग स्कोर कर सकते हैं। कुछ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हमारे पास हैं उन पे थोड़ा फोकस करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा ज्यादा काम करेंगे। वो सारी सारी चीजें रहने वाली हैं। तो अगर हम लोग सब्जेक्टिव जो है यहाँ पे जाएं, तो हमारे पास यूजुअली जो है 9 पेपर होते हैं, आपको पता ही है ना? तो पहला पेपर होता है हमारा जीएस का। देखिए, जो ये ऐसे का पेपर होता है, इसकी इंपॉर्टेंस जिसने इग्नोर कर दिया ना, तो समझ लो वो रेस से काफी पीछे हो गया। ऐसे आपकी सिलेक्शन में एक की नोट हो सकता है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। लो हैंगिंग फ्रूट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जीएस खूब सारा पढ़ लेते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन बहुत सारी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। ऐसे कि हमारे पास ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक तो होती नहीं, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसी में से पेपर के ऊपर प्रेजेंट करना रहता है। इसीलिए जब एक्से की हम लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन टफ नहीं है। अगर आप देखोगे ना, टॉपर्स को उठा के ऐसे के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर करते हैं। तो वहीं से 25 से लेकर 35 मार्क्स का डिफरेंस आपके पूरे ओवरऑल स्कोर में कर देता है, और आपकी सिलेक्शन के अंदर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपका एसए का पेपर। ठीक है, 4 हमारे जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, यहाँ 250 पे मार्क्स सर होते हैं। ऐसे में भी एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे में सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट लगता है। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो मैक्सिमम एफर्ट आपको क्या डालना है इसमें, कि आपको थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिस करना होगा ऐसे राइटिंग। और बहुत ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक ऐसे या 2 हफ्ते में एक ऐसे, 2 ऐसे अगर आप रेगुलर बेसिस से अभी से भी लिखते जाओ, तो आपके 9-10 ऐसे की प्रैक्टिस हो जाती है टिल दी एंड, राइट? और इतनी प्रैक्टिस विथ सम प्रॉपर गाइडेंस अगर आप करोगे, राइट, तो आपका डेफिनेटली जो है ऐसे में स्कोर एक मिनिमम, देखो
नॉर्मली कई बार लोग सोचते हैं कि यार ऐसे में कैसे लाए मार्क्स, पता नहीं रहता, बट दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। अगर आप बेयर मिनिमम प्रैक्टिस इतनी करते हो तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है 130 140, इसके ऊपर तो मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, राइट। हाँ, एक्सेप्शनल मार्क्स आना 160 जो है वो आना थोड़ा सा जो है वो किस्मत का खेल होता है, बट हाँ बेयर जो एक थ्रेशोल्ड 140 के ऊपर लाना जो है इसमें प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एंड इनफैक्ट इन अवर मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग यही कराएंगे आपसे। आपका जो है हर 15 दिन में है जो है लाइव ऐसे का जो है राइटिंग का प्रैक्टिस होगा, जहाँ एक टाइमर के साथ आपको जो है 1.5 घंटे में ऐसे प्रैक्टिस करवाएंगे। इमीडिएट फिर डिस्कशन होगा उसका आपका, राइट। और डिस्कशन के बाद, डिस्कशन का फायदा ये होता है इमीडिएट करने का कि आपको एक इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक डिटेल्ड इवेल्युएशन भी मिलेगा उस ऐसे का, कि आपने क्या गलतियां की हर पॉइंट पे आपको पता चलेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर एक आप जब लिखोगे तो आपको पता होगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। प्लस हमारे इस और प्रोग्राम में हम लोग जो है स्ट्रेटजी सेशंस भी करवाएंगे ऐसे के, साथ में नोट्स में इन टर्म्स ऑफ नोट्स थोड़े इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे, जो आपको ऐसे लिखने में एक वैल्यू एडेड पॉइंट या कंटेंट इनरिचमेंट में हेल्प करेगा। और ऐसे ऐसे का देखिए, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ना ऐसे का ट्रेंड भी चेंज हुआ है। जो जो शुरुआत में 4-5 साल पहले जो लिखते थे ऐसे, वो ज्यादातर एक ऐसी अप्रोच होती थी कि आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है। लेकिन अब वो चीजें थोड़ी अप्रोच चेंज हो गई। अगर आप टॉपर्स की शीट उठा के देखोगे पता लगेगा कि वो भी हेडिंग सब हेडिंग पॉइंट्स फॉर्म में भी लोग ऐसे लिखने लगे हैं। और पहले जो है कुछ मिक्स रहता था, फिलोसफी के होते थे, कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर बेस्ड होते थे। तो अभी थोड़ा डाइसी हो गया है। पहले जो है 60 मार्क्स के ऐसे भी आ रहे थे, आजकल उतने आते नहीं हैं। तो थोड़ा ऐसे भी डाइवर्सिफाई हुआ है। और जहां तक जो क्रिएटिव हम लोग यूजुअली बात करते हैं कि जो मेंस का पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। इस सब्जेक्टिविटी के अंदर भी हमारे पास वेरिएशंस हैं। ऐसे का पेपर सबसे ज्यादा सब्जेक्टिविटी होता है, बहुत सारा क्रिएटिविटी का स्कोप होता है यहाँ पे। आप खूब सारी क्रिएटिविटी कर सकते हो। जनरल स्टडी में क्रिएटिविटी का थोड़ा कम स्कोप होता है, और ऑप्शन में तो लगभग क्रिएटिविटी का स्कोप होता ही नहीं है। जो चीजें पूछी गई हैं सीधा सीधा आपको वो बताना रहता है। तो ऐसे के अंदर डाइवर्स चीजें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजिक वे में। हर चीज का लिखने का एक स्टेप वाइज एक प्रोसीजर होता है। तो उसको हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। क्वालिफाइंग पेपर तो लैंग्वेज का हमारे पास नॉर्मल से रहता है। तो आई डोंट थिंक सो जिस बच्चे ने प्रीलिम्स क्लियर किया उसको यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली होती नहीं है। बहुत बेसिक सा पेपर होता है। ऑप्शनल जो है आप अपने चूज कर सकते हो। कई सारे ऑप्शनल ऐसे होते हैं जो आपकी जीएस में हो सकता है थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मान लो ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका पवेड हो गया, थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के हम लोग करेंगे ऑप्शनल के मेरे जीएस में हेल्प करेगा, तो इतना ज्यादा उसमें यू टू बी ऑनेस्ट फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि ऑप्शनल की पढ़ाई और फिर जीएस की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो ऑप्शनल वाली अप्रोच जीएस में लगाते हैं, जो शुरुआत में अटेम्प्ट देते हैं, तो कई बार हमारे नेगेटिव भी हो सकता है कई बार, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा डिटेल हम लोग डाल देते हैं जो कि हमारे जीएस के परस्पेक्टिव से उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ऑप्शनल लेके भी बच्चे जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, राइट। कई बार पबैट हमारे पास होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, जो कि लगता है लोगों को एडवांटेज करता है, उसके बावजूद भी जीएस में स्कोर कम आ जाता है। उससे ज्यादा टू बी ऑनेस्ट फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ एडवांटेज मिल सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसके लिए तो हमें दूसरी चीजें भी जो है साइड में अपनी अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ती है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, बढ़िया से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तब उन चीजों का बेनिफिट मिलता है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। और हमारा सर एम क्या रहने वाला है आने वाले समय में, जैसे हम लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। सो देखिए, जहां तक एम की बात करें तो देखो सिंपल चीज है, जो लो हैंगिंग और जो हाई स्कोरिंग है, अगर आप आप चाहे तो जाके टॉपर्स के मार्क्स देख सकते हो कि कितने क्या आए हैं। बहुत सारी अब मार्कशीट सबकी अभी आ गई होंगी। अगर आप जाके मार्कशीट जो है ऑब्जर्व करोगे, तो अगर कुछ टॉपर्स को छोड़ के अगर बाकी सबके देखोगे, जीएस पेपर 1 2 3 इसमें अगर आप मार्क्स का वेरिएशन देखोगे तो बहुत कम होता है। बट अगर ऑप्शनल, जीएस पेपर 4 और ऐसे, इसमें मार्क्स का वेरिएशन देखोगे तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये माना जाता है और ये देखा भी गया है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मेंस में दूसरों से बहुत ज्यादा आगे निकालेंगी, या वो हैं ऐसे, ऑप्शनल और जीएस4। इसीलिए आपका एम होना चाहिए कि जब आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, आपके पास टाइम लिमिटेड है, राइट। आप हर चीज अच्छे से नहीं कर सकते, लेट्स बी प्रैक्टिकल, ठीक है। टाइम लिमिटेड होता है, तो वी हैव टू डू व्हाट, स्मार्ट स्टडी। चीजों को प्रायोरिटाइज करना होता है। यू कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग। तो हमेशा आपको ये प्रायोरिटाइज करना है कि आप अपना, मान लो इतना एफर्ट 10 घंटे यहाँ पर डाल रहे हो, तो 10 घंटे में यहाँ पे मान लो 10 मार्क का बेनिफिट आता है, बट दूसरी जगह 20 मार्क का बेनिफिट आता है, तो गो फॉर दी 20 मार्क बेनिफिट, राइट। हाँ सर। स्मार्ट वे में जाएंगे हम लोग। ठीक है, मेहनत तो हम लोगों ने प्रीलिम्स में खूब सारा किया ही है।
और मेहनत डेफिनेटली हमें यहाँ पे भी करना है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जहाँ पे मेहनत करने से हमें कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। और यूजली हम लोग प्रीलिम्स में बहुत सारा जीएस पढ़ते हैं, तो हमारी अप्रोच भी थोड़ी सी जीएस को लेके हम लोग थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब ऐसे की बात आती है, एथिक्स क्योंकि हम लोग हमें पढ़ते नहीं है जीएस पेपर 4, है ना, तो ये चीजें थोड़ा सा एक मन के अंदर भी रहता है कि यार ये चीजें मैं कैसे शुरुआत करूं, ऐसा लगता है कि हमें स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हैं। यूजली प्रीलिम्स के टाइम पे हम लोग टच भी नहीं करते हैं इन चीजों को। हाँ, न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, वहां से हमें ऐसे में बेनिफिट मिलता है, लेकिन जैसे जीएस पेपर 4 या हमारा जो सोसाइटी वाले बेसिकली टॉपिक्स हो गए, हमारे जो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये चीजें हम यूजुअली वहां पे ज्यादा टच करते नहीं है। तो हमारे मन के अंदर भी ये रहता है कि प्रीलिम्स की तैयारी करते टाइम यार चलो इनको ना बाद में देखते हैं, क्योंकि अब इनसे ज्यादा फेमिलियर होते नहीं है। यहीं पे हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो चीजें तो हमें पहले से आती है ना, ज्योग्राफी हमें अच्छी कमांड हो गई है, पॉलिटिक्स हमारे को अच्छी कमांड हो गई, एनवायरमेंट इकोलॉजी पे अच्छी कमांड हो गई है, उसको अब थोड़ा अभी साइड में रखिए। जो चीजें हम लोग पहले नहीं कर रहे थे और जहां से स्कोर भी ज्यादा आता है, हमें पता है कि ऐसे शॉर्ट शॉर्ट, अब इंटरनल सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा स्कोप है नहीं, गिनी चुनी जो है हमारे पास हार्डली 15-20 डायमेंशन होती हैं, घुमा फिरा के उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, हमें पता है। सोसाइटी में वही जो है 15-20 डायमेंशन हमारे पास होती हैं, वहीं से सवाल आते हैं, तो क्यों ना इन चीजों के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करें। और बात यह है कि यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है ना। तो यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, देखिए नोटिफिकेशन हम सबने पढ़ा होगा यूपीएससी का, वो सीधा सीधा कहता है, यूपीएससी कहता है कि भैया वो हर कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करता है, कुछ खास ट्रेट्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि कैंडिडेट के अंदर यूपीएससी देखता है। यूपीएससी चाहता है कि जो एस्पिरेंट कल को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज्वाइन कर रहा है, उसके अंदर जो है चीजों को कम से कम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब वो चीजों को सरफेस पे मत देखे। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, किसी गांव में मान लो वहां पे जो है कास्ट को लेके कुछ इशू हो गया, कुछ कास्ट के बीच में कुछ दंगे बंगे वहां पे हो गए, और आप वहां पे डीएम हो और आप वहां पे जाते हो, आपको सिचुएशन जो है मेंटेन करनी है। तो यूपीएससी का एस्पिरेंसी एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको सिर्फ एक कास्ट इशू पे जाके मत देखिए, एक जो अच्छा डीएम होगा, अच्छा ऑफिसर होगा, वो उसके पीछे भी जाएगा कि भैया इसका कारण क्या है, इसकी जड़ क्या है, क्या पहले भी ऐसे इश्यूज हो चुके हैं, आपके आसपास जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं क्या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन कौन से फैक्टर, आप उसकी हिस्ट्री में जाओगे, ज्योग्राफी में जाओगे, उसकी पॉलिटी में जाओगे, वहां के जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस में जाओगे, ये एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, वो सीधा सीधा आपको कह रहा है। तो एक टॉपिक को सिर्फ टॉपिक के हिसाब से मत देखिए, उसकी जो है हम लोग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे। जी सर। हाँ, देखो यहाँ पे इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में, अगर हम बात करें 2020 की, है ना, तो वहां पे एक क्वेश्चन दिए था, और आप खुद इस क्वेश्चन को देख के समझना, और आपको इस क्वेश्चन को देख के ही समझ में आया कि यूपीएससी क्या ट्रेट आपके अंदर देख रहा है, राइट। सो क्वेश्चन था, सर मेरा अनोटेशन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, ठीक है। सो ऑब्सक्यूरेंटिज्म जो आप समझते नहीं, मतलब सुपरस्टिशन वगैरह, ये सब जो है, ये सब जो है लेता है। और देखो यूपीएससी ने आपसे पूछा क्या है, आपसे पता है यूपीएससी ने पूछा है डू यू एग्री। अब आप लोग बताओ क्या आप एग्री करते हो, आप लोग कैसे इसको अप्रोच करोगे? टेल मी दिस, आप लोग प्लीज चैट में बताओ। कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई अगर आपके लिए कर दूं कि कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हैं वो रीजन या समझदारी को सप्रेस करते हैं, उसके कारण सुपरस्टिशन वगैरह फैलती है हमारी सोसाइटी में। और यूपीएससी पूछ रहा है डू यू एग्री। नाउ आपका क्या अप्रोच होगा, क्या आप एग्री करते हो? तीन ऑप्शन है, आप मतलब आप बताइए किस हिसाब से आप इसको बताओगे कि क्या सही में करते हैं, नहीं करते? अपूर्वा, विवेक, खुशबू, पार्थ, प्लीज, पृथ्वी, बहुत प्रियंका। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है ये। सोसाइटी यस में आप यस। देखते हो कस्टम ट्रेडिशन आपके आसपास होते हैं, तो क्या वो सही में रीजन को सप्रेस करते हैं, ये राइट? तो यूजली भी लोग बात करते हैं आपस में कि जो है रिलीजन कस्टम प्रैक्टिसेस में लोग इतने ज्यादा डीपली एंट्रेंच्ड हो जाते हैं कि वो रैशनल को जो है अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, जैसे मान लो हम ये बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, अभी हम लोग नहीं जाएंगे, तो ये भी एक तरह का एक सुपरस्टिशन ही है जो कि हमारे रैशनल के ऊपर हावी हो जाता है। इवन बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं। सो यस एंड नो सागर बोथ। ने बोला है यस एंड नो बोथ, व्हाट अबाउट अदर्स, प्लीज पार्टिसिपेट करिए।
राइट, दिस इज हाउ दी सेशंस आर गोइंग टू बी, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वन वे हो बस आपको दे दे। मेंटरशिप में ऑब्जेक्टिव ये रहता है, हमारे इस प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम आपको इन चीजों पे सोचना सिखाएं, क्योंकि अल्टीमेटली वहां एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे आपको ही आंसर लिखना होगा। सो पार्थ यस, ओके अरविंद यस, नो आई वुड यूज लॉजिकल अप्रोच। सी अगर मैं यहाँ पे बोलूं, सी यूपीएससी अगेन, यहाँ आप नीचे एक चीज देख रहे हो, बैलेंस्ड ओपिनियन एंड व्यूज, दैट इज व्हाट इज टेस्टेड। ठीक है, आप सब ट्राई करिए, देखो यहाँ पे आप बोलिए, आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करिए। जब ये जो इंटरेक्शन होता है ना, इसी से आपका थॉट प्रोसेस बनता है, और ये थॉट प्रोसेस किसी भी किताब को पढ़ने से नहीं बन सकता, राइट। तो जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यू वोंट गेट दिस बेनिफिट। देखो वो गया जमाना 2013 से पहले सिलेबस वाज समथिंग एल्स, दो ऑप्शन हुआ करते थे। उस समय लोग आइसोलेटेड रह के भी स्टडी कर लिया करते थे, क्योंकि एग्जाम का नेचर इतना एनालिटिकल नहीं था। अभी इतना एनालिटिकल नेचर हो गया है प्रीलिम्स में भी, चलो वो तो छोड़ दीजिए, मेंस में जब तक आप डिस्कशन डिबेट नहीं करोगे, दोस्तों के साथ अपने व्यूज का एक्सचेंज नहीं करोगे, आइडियाज के ऊपर डिस्कशन नहीं करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना, कर सकते हैं हम लोग आंसर, हमें एग्जाम में बैठ के लगेगा कि आपने बहुत बढ़िया आंसर लिखा है, एग्जाम हॉल से बाहर आओगे ना, आपको लगेगा अरे यार ये डायमेंशन मैंने लिखी नहीं। वो बहुत चीजें आपके दिमाग में बाद में आती है, लेकिन जब आप डिबेट करते हो, डिस्कशन करते हो ना, तो एक आपका उसको लेके एक फ्रेमवर्क बन चुका होता है दिमाग में, और बहुत काम की चीज होती है। तो मेंटरशिप का मतलब यही होता है कि आप करिए, चीजों के ऊपर डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। तो अपूर्वा कह रहे हैं सर, आई डोंट एक्चुअली अग्री और डिसएग्री विद द फैक्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ वन टेक्स इट। ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली मोस्टली लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आप अग्री करते हो, कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं आप डिसएग्री करते हो, विच इज एक्चुअली कॉल्ड अ बैलेंस्ड अप्रोच। बायस्ड अप्रोच में क्या होता है, नैरो अप्रोच में क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक ही रास्ते की तरफ देखते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच में हम लोग दोनों व्यूज को देखते हैं, प्रोज की भी देखते हैं, कॉन्स भी देखते हैं, उसके अगेंस्ट भी देखते हैं, उसके फॉर भी देखते हैं, और फिर हमें जाके बीच का रास्ता जो बुद्धा ने बोला है ना, मिडल पाथ, वो हम लोगों को अप्लाई करना होता है। क्योंकि एक्सट्रीम में चीजें ना तो राइट होती, ना ही एक्सट्रीम में चीजें रॉन्ग होती हैं। तो वह ग्रे एरिया जो होता है ना, ग्रे एरिया के अंदर ही बेसिकली हमें खेलना होता है, और उसके बाद फिर हमें अरेंज करना होता है अपने व्यूज को, अपने पॉइंट्स को, आप उसको अरेंज करिए। तो सर अब आपके क्योंकि सवाल को यहाँ पूछा है देखो, तो ये बहुत ही बेसिक लिमिटेड डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव डिटेल डिस्कशन नहीं है। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जब लाइव आंसर राइटिंग होता है तो वहां पे हम जो है इसका पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बहुत बेसिक बताऊं तो आपको दोनों जगह बताना पड़ेगा। अगर यस भी बोलते हो तो आपको देना होगा कि हाँ, ऐसे कुछ कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं हमारे सोसाइटी में जो जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट करते हैं, जैसे वुमेन को टेम्पल को एक्सेस नहीं करने देना ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सबरीमाला इशू भी हुआ। दूसरी साइड कुछ ऐसे भी कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रेड ग्रूव्स वगैरह, तो वो तो रीजन को जस्टिफाई करते हैं। तो इस टाइप की चीजें जब आप दोगे तो ट्रस्ट मी, आप जो है, और ये चीजें देखो बुक से नहीं पढ़ने से आएंगी। बुक में आपने सेक्रेड ग्रूव, सबरीमाला इशू सब कुछ पढ़ा होगा, बट उसको एग्जाम में एक होलिस्टिक वे में प्रेजेंट करना, दिस कम्स फ्रॉम डिस्कशन। और यही पार्ट रहेगा हमारे जो लाइव आंसर राइटिंग का रहेगा, वहां पे इसी तरीके से आपसे डिस्कशन करके आपको एक व्यू बनाने का सिखाएंगे। क्योंकि देखो मेंस में क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल नहीं आते, इंफॉर्मेशन नॉलेज सब आपके पास होती है, बट वहां बैठ के सोचना और बहुत कम टाइम में एक फ्रेमवर्क बनाना आंसर का और एग्जांपल्स लाना, ये चीज एक सोचने वाली चीज है, राइट। और ये थिंकिंग स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। और भी सर अब आप बताइए आगे जो दूसरी चीजें हैं। Apurva is saying that yes sir, I would like to write, but that couldn't write now. I would like lots of time. Yes, it takes lot of time to think about something else. Why? क्योंकि अभी हमारे पास ना कंटेंट लिमिटेड होता है, तो हमें कंटेंट सोचना पड़ता है। आपको एग्जाम में अगर आप लिखते लिखते अगर आपका पेन रुक के आप सोचने लगे ना, तो समझ लो टाइम गया। एग्जाम में जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, 2 बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसकी थीम आपने समझी, कॉन्टेक्स्ट आपने समझा, और आपने मन में उसका स्ट्रक्चर बना लिया कि अच्छा ये इसके अंदर कीवर्ड है, इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाना है। जब आप लिखने बैठते हो फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन टू योर कंक्लूजन, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में वो कंटेक्स्ट और कंटेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आप पेन को रोक रोक के सोचने लगोगे ना, तो समझ लो टाइम गया। 20 में से आप जो है 15 और 16 ही कर पाओगे। लेकिन वही बात है ना कि ये आता कहां से है। कुछ लोग ऐसे कैसे लिख लेते हैं 20 के 20 क्वेश्चंस बड़ा अच्छी क्वालिटी के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन चीजों के ऊपर उनके खुद के नोट्स बने होते हैं, ऑलरेडी वो डिस्कशन इनके बारे में कर चुके होते हैं, ऑलरेडी इन टॉपिक्स के बारे में मल्टी डायमेंशनल वे में सोच चुके होते हैं। तो उनको दिमाग में बैठ के एग्जाम हॉल में इन्वेंट नहीं करना आंसर, दिमाग में कंटेंट है,
उनको बस उसको रिप्रेजेंट करना है। और बहुत सही कई बातें आपने, समय लगता है, इसका मतलब आप पता है कि आपको समय लगेगा, विच इज वेरी गुड। अभी तो समय लगेगा क्योंकि शुरुआती स्टेज है, धीरे 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 जो है समय भी कम होने लगेगा, धीरे धीरे आप जो है टाइम मैनेज भी अच्छे से करने लगोगे। ठीक है जी सर। आई थिंक ये जो बात बोली सर ने रेडीमेड कंटेंट की, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू जो लोग पहली बार मेंस देते हैं उनका ये होता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, और इसी में हम लोग कैसे हेल्प करेंगे आपकी। हम लोग आपको रेडीमेड कंटेंट, जैसे जैसे कोई इशू है, कोई टॉपिक है, उस पर पहले से ही प्रिपेयर्ड हम आपको एक दो इंट्रोडक्शन, एक दो कंक्लूजन्स दे देंगे। राइट, आपको कई जगह जैसे इथिक्स है, इथिक्स में हर वैल्यू पे आपको पहले से ही एक जो है अच्छे खासे एक दो एग्जांपल्स दे देंगे, ताकि आपको वहां जाके सोचने की जरूरत ना पड़े। आपके पास चीजें हैं, आपको बस एक वहां जाके स्ट्रक्चर सोचना है, और उसमें बस फिर दिमाग से सोची हुई चीजें फिट करनी है। बस दैट इज ऑल यू हैव टू डू। बट अगेन उसके लिए पहले मेहनत लगती है। जी, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स एंड इश्यूज जो एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी आपसे, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैपेबिलिटी। देखिए दिखने में भारी भरकम वर्ड लिख रहे होंगे कि ना, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स, लेकिन ऐसा कुछ ये बहुत ऐसे कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जब चीजों को पढ़ने लगते हो ना, तो ये आपके अंदर नेचुरली आना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे हम लोग नक्सलिज्म की बात करते हैं, तो यूजली क्या रहता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो नक्सलिज्म को जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं, जो कि बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग का होता है। बट नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज नॉट confined only to GS paper 3. Don't you think that Naxalism is a problem of polity as well? Naxalism is a problem of geography as well. Don't you think it's a problem of our culture and tradition also? Don't you think it's a problem of unemployment, the natural resources as well? ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रॉब्लम भी है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी है। इसे ही कहते हैं मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। आप किसी एक टॉपिक को कितनी डायमेंशन से सोच सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देके इस बात को मैं एंड करूंगा। जब हम लोग देखें पिछले 2 साल से क्रिप्टो करेंसी ने धमाल मचाया हुआ है ना, एवरीवेयर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, है ना। आरबीआई ने भी कहा कि ये हम लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट भी बहुत सारी प्रपोजल लेके आई है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दो एंड सो बहुत कुछ हंगामा चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके। एनक्रिप्शन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे ये हमारी करेंसी को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर न्यूज़पेपर एंड एवरीवेयर। बट यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन सोसाइटी एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन इंडियन सोसाइटी। Nobody was talking about it. ये तब होता है जब आप उस चीज को मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचते हैं कि यार इसका, अब उसने आपसे सोसाइटी पूछा, अगर बहुत ज्यादा और सब्जेक्ट हो ना तो आपसे पूछ सकता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन वीमेन इन इंडिया, तब आप क्या आंसर दोगे। तो जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, उसी समय आप ना अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि इस टॉपिक का कितने डायमेंशन से सवाल पूछा जा सकता है। आप अपने टीचर से पूछिए, आप अपने फ्रेंड से पूछिए क्या यार ये टॉपिक है, हम लोग कैसे कर सकते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट मॉनसून, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लाइक इरेटिक मॉनसून ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। आसान सा सवाल है, हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन वो आपसे ये भी पूछ सकता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इरेटिक नेचर ऑफ मॉनसून ऑन माइग्रेशन इन इंडिया। ये हम लोग अपने अंदर से लेके आते हैं कि यार इस डायमेंशन से भी सवाल बन सकता है, उसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी। जी सर। आई थिंक सर बड़ा सही आपने एग्जांपल दिया कि क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट ऑन वुमेन, राइट, एंड वुमेन इन इंडिया। सो देखते हैं, मैं चाहता हूं कि ये लोग चैट में उसका जरा कुछ सोच के जो भी इनको लगता है एक एक ही इम्पैक्ट बताएं, कोशिश करें। राइट, सो लेट्स सी कि कितना आप मल्टी डायमेंशनल आप सोच सकते हो, कितने आप चीजों को सोच के लिंक कर सकते हो। वो स्कूल में कॉलेज में नहीं होता था कि एक स्टूडेंट के पास हम जाते थे, जो अच्छा स्टूडेंट होता था, यार बता दे पेपर में कौन से सवाल आएंगे, वो गैस करके बता देता था। हम लोग गैस करते थे, हमारे क्वेश्चन कभी नहीं आए, लेकिन वो स्टूडेंट गैस करता था, उसके क्वेश्चन आ जाते थे। हम कहते यार भाई तुम्हारा गैस वर्क तो बड़ा शानदार है, तुम कैसे अंदाजा लगा लेते हो। एक्चुअली वो गैस वर्क नहीं होता, वो एक कैलकुलेटेड एक उसका डिसीजन होता है, जो कि उसने क्या किया है ना, पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस को उसने एनालाइज किया है कि अच्छा कहाँ से वेटेज आता है, क्या नेचर है। गैस वर्क भी एक स्मार्ट वर्क होता है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पहले सोचना पड़ता है। ये सब गैस वर्क ही है कि क्रिप्टो करेंसी का सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा, क्रिप्टो करेंसी आप का लोग वीमेन के ऊपर क्या सोचिए, आप इम्पैक्ट सब होगा। सोचिए सोचिए कि क्या वुमेन पे इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो मैं बता सकता हूँ, वैसे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यस, वेरी गुड। ओके, एक दोनों साइड पे तो सर्टेनली
सो सर्टेनली पार्थ, इन वन वे क्रिप्टो करेंसी कैन प्रोवाइड देम फाइनेंशियल इंक्लूजन में यूज हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी एक डिजिटल करेंसी ला रहा है, अपनी क्रिप्टो करेंसी ला रहा है सेंट्रल बैंक। पर्पस क्या है? इट कैन बी यूज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट दूसरी तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, राइट? एक जो सागर ने बताया, राइट, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है और वुमेन में कम है, तो वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे। और एक और हो सकता है, अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी का यूज बिटकॉइंस का कहाँ हो रहा है? इलीगल एक्टिविटीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज्यादा विक्टिम्स कौन होती है? वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस तरीके से, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? इस तरीके से और डिटेल डिस्कशन हमारे प्रोग्राम में रहेगी आपके साथ, बट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि इस तरीके से जब आप सोचने लग जाओगे, राइट, एक बार आपका, इट इज जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग, एक बार आप इस तरीके से सोचने लग गए तो ट्रस्ट में आपको पॉइंट्स बहुत इजीली आएंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स। तो सर अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में एक बड़ी फैंसी टर्म यूज की जाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और हिंदी में बोलते हैं कि दिमाग के घोड़े दौड़ाना। तो बेसिकली हम लोग दिमाग के घोड़े दौड़ा के ना एक टॉपिक के आसपास घोड़े दौड़ाते हैं कि अच्छा यहाँ से क्या पूछा जा सकता है भैया, कैसे, मतलब उसका कल्चरल इम्पैक्ट, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसका एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है ना, उसका जो है हमारे फाइनेंशियल जो है सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब ये हमारे अंदर ना हमें खुद डिवेलप करना पड़ता है कि उस टॉपिक हम लोग कितने डायमेंशन से सोच सकते हैं। यूजुअली क्या होगा ना, बहुत सारे डायमेंशन का आंसर आपको न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते तो अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए कि यार मेरे सामने ये चीज आई थी। और जैसे हीट, आजकल जो है हम लोग हीट वेव की बात कर रहे हैं, है ना। अब हीट वेव का इम्पैक्ट एनवायरमेंट इकोलॉजी से आप रिलेट करिए, उसको एग्रीकल्चर से आप रिलेट करिए। हीट वेव का इम्पैक्ट वीमेन के ऊपर, थोड़े समय पहले जो है डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया था, मैंने और कहीं उतना शानदार आर्टिकल नहीं पढ़ा लेकिन अच्छा आर्टिकल था। देखिए जब आप तेलंगाना कर्नाटका वाले जो जो रेन शेडो रीजन रहता है, वहां पे भी बहुत भयंकर हीट वेव चलती है, राजस्थान में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चलती है। आपको पता होगा कि वो एरिया जो है पहले से ही काफी एरिड एरिया होते हैं। वीमेन को जो है डेली 10 से 15 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता है पानी को फैच करने के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए। अब आप ये समझ लीजिए पहले ही वीमेन का इतना समय बर्बाद हो रहा है सिर्फ इस चीज को लेके, उनकी हेल्थ पहले से इंपैक्ट हो रही है, न्यूट्रिशन के ऊपर पहले से नहीं है, अब हीट वेव की वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर का इंपैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि पानी और ज्यादा कमी हो गई है। तो जब इन चीजों को हम लोग इन डायमेंशन में सोचने लगेंगे ना, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर और टॉपिक के ऊपर हमारी पकड़ हो जाएगी। फिर भैया यूपीएससी को चैलेंज कर सकते हो कि अब तुम पूछो जहां से सवाल पूछने हैं, मैंने ना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के सारे टॉपिक कवर कर लिए। तो ये दोस्तों थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का यही अप्रोच रहेगी हमारी, है ना, कि आपको यही चीज सिखानी है मेंटरशिप में। सी, मेंटरशिप का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाना, मेंटरशिप का मतलब है कि यही आपको इन चीजों में गाइड करना, राइट, कि किस किस तरीके से सोच सकते हो, क्या फ्रेमवर्क्स बना सकते हो। नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है, बस उस नॉलेज को जो है कैसे हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं बात ज्यादा आउटपुट लेके आने के लिए। मेंटरी का काम देखो यही होता है, हम लोग टॉपिक डिस्कस नहीं करें, वो तो क्लास का काम होता है जिसमें हम लोग टॉपिक डिटेल में डिक्टेशन भी करवाते हैं, वो सारी की सारी चीजें। मेंटरशिप में हम सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, ये भी आप कर सकते हो, कुछ दिक्कत आए तो उसके लिए तो हम हैं ही। बाकी जो है क्वेश्चंस का नेचर कैसा रहता है, सर थोड़ा बताइए। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जैसा, सी, बड़ा सिंपल चीज है। देखो यूपीएससी बोलता तो ये है कि कि एक वेल एडुकेटेड पर्सन विदाउट एनी स्पेशलाइज, तो ये चीज एक ध्यान में रखने वाली। सी, एक कई बार क्या होता है मेंस के लिए जब हम पढ़ते हैं ना, एस्पिरेंट की टेंडेंसी हो जाती है कि वो भाई उसमें एकदम साइंटिस्ट या रिसर्चर बन जाता है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाता है। आपको ध्यान रखना है ये जनरलिस्ट का एग्जाम है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपने आप को रोकना है, लिमिट करना है ज्यादा डिटेल में जाने से। इट इज बेटर कि आप इस एग्जाम में यू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ये एग्जाम कोई स्पेशलिस्ट का एग्जाम नहीं है, एक जनरलिस्ट का एग्जाम है। तो ये चीज आपको एक अप्रोच जो है अपनी उसमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जनरल अवेयरनेस ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। सो वो तो आप सबको सिलेबस से जीएस 1 2 3 4 से आपने देखा ही है। और देखो यहाँ पे एक चीज देखो क्या बोल रहा है, इट शुड हैव रेलिवेंस फॉर अ कैरियर इन सिविल सर्विस। ये एक चीज आपके ध्यान में रखने वाली है। सी, जो भी चीज आप पढ़ो करंट अफेयर्स या स्टैटिक में कहीं भी, अगर आपको लगता है कि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस है, जैसे हमने जो सुपरस्टिशन वाला क्वेश्चन देखा, या फिर और जो वुमेन के ऊपर इम्पैक्ट, एज ए सिविल सर्वेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी से डील करना, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे। तो रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स टू सी कि किस चीज पे क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सी, आपको कोई अगर इशू है उसमें एक्सपर्ट, अगेन जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना,
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं बनना। देन टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशो इकोनॉमिक गोल्स। सो जो आपको रिलीजियस वो ऑब्सक्यूरेंटिज्म वाला वो था, वहां पे आपको एक व्यू लेनी थी कि डू यू एग्री। सो रिमेंबर, एक बैलेंस्ड व्यू लेनी रहेगी आपको, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग सोशो इकोनॉमिक गोल्स पे, ऑब्जेक्टिव्स पे, डिमांड्स पे, राइट। और जो भी इश्यूज हैं उनकी रूट कॉज आपको पता होना चाहिए, उनका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, उनको एक अच्छा एनालिसिस, कॉज इफेक्ट एनालिसिस आप दे सको, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो देखो, यहाँ पे ना ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी ने क्लियरली बोल दिया है, ठीक है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको रेलेवेंट, मीनिंगफुल और ससेंट आंसर, मतलब, और यहाँ इतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं होता कि आप फालतू पन्ने भरो। यूपीएससी ने क्या कर दिया, लिमिटेड पेजेस देता है आपको मेंस की शीट में, राइट। सो डोंट टेक इट एज अ कॉलेज एग्जाम, आपको एकदम टू द पॉइंट और रेलिवेंट लिखना है आंसर, ठीक है। इररिलेवेंट लिखोगे, सोचोगे कि मैं पन्ने भर दूं और मुझे मार्क्स मिल जाए, दैट डजंट हैपन हियर, ओके। आजकल तो यूपीएससी पेनल्टी भी लगाता है मेंस हाँ में भी, तो पेनल्टी भी लग सकती है आगे ऊपर। 5 नंबर की तो लगी जाती है, कई बार ज्यादा भी लग सकती है, 5 नंबर से ज्यादा। तो वो ऐसे ही रहता है, जब आप मार्जिन से बाहर लिखते हो, हर क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिमिट क्रॉस कर देते हो, बहुत ही रेडिकल कुछ व्यू पॉइंट आपने लिख दिया, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर को ही बोल देते हैं कि सर प्लीज पास कर दो, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है तो उस चीज में पेनल्टी भी लग सकता है। और जब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे पिछला क्वेश्चन जो है सर ने बात किया था, डू यू अग्री, एक्चुअली बात ये है कि आपको अपने पर्सनल विचार नहीं बताने हैं। आई थिंक सो, नो, आई वर्ड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जीएस पेपर 4 में कभी कभार कर सकते हो, लेकिन जीएस पेपर 1, 2, 3 में आई वर्ड का यूज नहीं करते हो। यूपीएससी ये नहीं जानना चाहता कि आप पर्सनली क्या सोचते हो, यूपीएससी ये जानना चाहता है कि भैया जो आपके विचार हैं, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आंसर आपने वही लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के साथ मैच करिए, प्रो नेशन रहिए, प्रो माइनॉरिटी रहिए, प्रो वीमेन रहिए। आप चाहे अपने घर पे हम लोग कुछ भी सोचते हो, आंसर में हम लोग अपना वो नहीं लिखेंगे, हम एक प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारी हैं, जो हमारा प्रियम्बल है, या सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं भैया, उनके साथ अलाइन करके हम लोग चलें। तो डू यू अग्री में ना, मैंने देखा है बहुत सारे आंसर शीट में बच्चे ना लिखने लगते हैं आई थिंक सो, दिस इज व्हाट आई थिंक। नो, आई वाई वर्ड का लोग यूज नहीं करते हैं। जनरल स्टडी है तो जनरल आंसर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, बट कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जब हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लिखेंगे, तो हर पैरामीटर के ऊपर डेफिनेटली हम लोग एक एक करके डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं। जी सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला है ऑप्शनल। तो देखो, ऑप्शनल ऐसी चीज है जो आपको खुद को करनी होती है, ठीक है, आप सब ने कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह ले रखी होगी। ऑप्शनल के बारे में ज्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं, यूपीएससी सिंपली इतना बोलता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, राइट, उसमें 2 पेपर होंगे और वो ऑनर्स डिग्री लेवल के होंगे, यानी अ लेवल हायर देन बैचलर्स डिग्री एंड अ लोअर देन मास्टर्स डिग्री। ये चीज याद रखना। सो आपको पढ़ाई और आपकी नॉलेज इस लेवल से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो जी, जो सर बोल रहे थे शुरू में, ऑप्शनल में थोड़ी और ज्यादा डेप्थ एक्सपेक्टेड, थोड़ा, अगर बोले स्पेशलाइजेशन की बात करें, ऑप्शनल में थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपसे एक्सपेक्टेड है। ऑप्शनल के आंसर प्लीज जीएस टाइप से मत लिखना, जो भी आपके ऑप्शनल है। और जहां तक अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस या लॉ लेते हैं, तो इसमें जो लेवल है वो बैचलर्स डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखते हुए, ये एक जनरल चीज है, देखो ये ऐसी चीजें नोटिफिकेशन में लिखी होती है, बट बहुत कम लोग पढ़ते हैं। बट ये एक ब्रॉड गाइडलाइन है जो आपका ओवरऑल प्रिपरेशन को एक दायरे में रख सकता है, एक डायरेक्शन ले जा सकता है। सो इसीलिए ऑप्शनल के तो यही बताने को है। अब हम अगले उस पर बढ़ते हैं कि क्या चीजें आपको एसेंशियल चीजें करनी है टू क्लियर मेंस। तो देखो सर, इसमें आई थिंक सबसे पहली चीज, ये तो आप हर टॉपर के मुंह से भी सुनते होंगे, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। सो दीज आर वेरी मच एसेंशियल, ठीक है। इसके बारे में अगली स्लाइड में हम जो है डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं हमेशा कहता हूं, ये अगर आपकी जो है भगवत गीता, बेसिकली ये आपको गाइड करती है कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, और ये इंश्योर करेगी कि आप चीजों को ऑप्टिमाइज कर सको, आप अपना टाइम अननेसेसरी चीजों को पढ़ने में वेस्ट ना करो। एंड ट्रस्ट मी, देखो इस एग्जाम में इवन जो लोग सिलेक्ट भी हो रखे हैं, वो लोग भी कई बार एडमिट करते हैं कि उन्होंने भी कई फालतू चीजें पढ़ने में टाइम वेस्ट किया है। सो इस एग्जाम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये इंश्योर करो कि आप अननेसेसरी और फालतू चीजें पढ़ने में जो है टाइम वेस्ट ना करो। बाकी सर अगला वाला पॉइंट अगर आप एलाबोरेट करेंगे कि कैसे सिलेबस वाइज जाना है, बुक वाइज नहीं। गो सिलेबस वाइज, नोट बुक वाइज। देखिए, तो ये सिलेबस के साथ ही हम इसको अलाइन करके डेफिनेटली जा सकते हैं। ऊपर सिलेबस है, नीचे हम लोगों को यूजुअली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट जो फॉलो भी करते हैं कि अपने जो है आप
जो नोट्स बनाते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो वो डेफिनेटली आपके पास होने चाहिए। और जब हम लोग बात करते हैं सिलेबस वाइज, नोट बुक वाइज, देखिए वैसे भी हमारे पास लिमिटेड सी बुक होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स मेंस के लिए हमारे पास है भी नहीं अवेलेबल, जहां से हम मेंस के लिए हम लोग कंटेंट ऐसा है नहीं। प्रीलिम्स के लिए कुछ चीजें हमारे पास हो सकती हैं, मेंस के लिए जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसको थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्म में ही हमें उसको करना होता है। जैसे वही क्रिप्टो करेंसी वाला एग्जांपल, क्रिप्टो करेंसी हमारा एक बेसिक सा स्टैंडर्ड सा टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है हम उसको मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस जो है हमारा, जैसे हमारा सोशल जो है सोसाइटी है, जैसे हमारा जो है उसमें सोसाइटी में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। रीजनलिज्म हमारे पास आ जाएगा, कम्युनिज्म हमारे पास आ जाएगा, जो है सेक्युलरिज्म हमारे पास आ जाएगा, रोल ऑफ वीमेन हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। 4 में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, 1, 2 और 3 में बहुत ज्यादा स्कोप है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिनके नोट्स आपको बनाने हैं। आगे वाली स्लाइड में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। और जहां तक बुक की बात है, तो हम आपके पास जैसे स्पेक्ट्रम होगा हिस्ट्री का, आपके पास लक्ष्मीकांत होगा पॉलिटी का, ठीक है, हिस्ट्री का आपके पास एनसीईआरटी वगैरह भी होगा। लेकिन हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे डायमेंशन हैं, पॉलिटी के अंदर भी जो है कई सारे डायमेंशंस हैं। पंचायती राज आपके पास है, प्रेशर ग्रुप्स आपके पास है, फंडामेंटल राइट हमारे पास है, जुडिशरी हमारे पास है। तो रादर देन एक बुक पे जाने के बजाय हम लोग जो है अपने सिलेबस वाइज चलेंगे, जीएस पेपर 1, 3 और 2, 3, 4 के हिसाब से चलेंगे। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मैं यार इसका एक एग्जाम्पल देके इनको बता देता हूँ कि देखो, जैसे सर ने बोला रीजनलिज्म टॉपिक है आपका इंडियन सोसाइटी में जीएस पेपर 1 में, ठीक है। अब देखो, जीएस पेपर 1 के लिए कई लोग बोलेंगे कि आप भाई XYZ ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, वो जरूरत नहीं है, आप रीजनलिज्म लो। रीजनलिज्म के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके कॉजेस क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है, और इसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, और इसको कैसे रिजॉल्व किया गया है, पास्ट में कुछ एग्जांपल्स हो रिजलिज्म के कि रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, और वे है। अब आपके पास रिजलिज्म के ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क अगेन आप पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा हर टॉपिक का, अगेन वही काम जो है मेंटरशिप का काम यही है कि हम आपको ये सारे फ्रेमवर्क्स देंगे पहले से बना के, ताकि आपकी स्टडी इतनी हो जाए कि आपको जब पढ़ रहे हो, मान लो कल को कहीं पे कोई रीजनलिज्म का इशू आया, आपको पता रहेगा कि यार ये रीजनलिज्म का इशू आया। वहां पे अगर आप बहुत सारे एडिटोरियल 10-12 पढ़ोगे, वहां एडिटोरियल में आपको पता रहेगा आपको क्या देखना है, कॉज, इम्पैक्ट, एग्जाम्पल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वो चीजें आप लेके यहाँ पे अपने सब पॉइंट बना के ये आपका नोट्स बन जाएगा। और ये ट्रस्ट मी, ये इतने ही कंसाइज नोट चाहिए, 1 और 2 पेज, 2 पेज में रीजनलिज्म का आपका नोट बन गया। आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा रीजनलिज्म पे, आप उसको आंसर कर पाओगे ओनली इन 2 पेज। जैसे रीजनलिज्म का एग्जाम्पल क्या कि रिजर्व जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है रिजर्वेशन किया है, अभी बिल आई है कि 75% रिजर्वेशन, सो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनलिज्म। बहुत सारे स्टेट्स ये कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में जो है उनके ही स्टेट के जो डोमिसाइल उनके रिजर्वेशन, तो दिस इज एन एग्जाम्पल। अब आप देखोगे ये अगर मान लो न्यूज में आया, तो आप देखोगे कि इसका कॉज क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, यह सन ऑफ सॉइल क्राइटेरिया, सो दैट इज एन इशू। इस तरीके से ये कीवर्ड्स क्या है, हम आपको जब देंगे नोट्स वगैरह या जो पढ़ाएंगे या बताएंगे ओरिएंटेशन सेशन में, तो इसी तरीके से हर चीज का आपको जो है प्रॉपर फ्रेमवर्क वगैरह जो है प्रोवाइड करेंगे। सो इससे ये होगा कि आपकी जो स्टडी रहेगी, आपको किताबों के हिसाब से नहीं पढ़ना, आपके पास एक फ्रेमवर्क आपके हाथ में रहेगा, आपको उसको देखना है और उसके लिए आपको बस पॉइंटर्स ढूंढना, और लास्ट में वही फ्रेमवर्क और उसके जो पॉइंटर्स आपके होंगे वो आपके नोट्स का वर्क करेंगे। आपको ट्रस्ट मी, अगर आप ये फॉलो करते हो, आपको रिविजन विल बी वेरी वेरी इजी, ठीक है। और वैसे तो चलो रीजनलिज्म जो है, वी हैव जस्ट टेकन दिस टॉपिक एज अ रैंडम, लेकिन आजकल न्यूज में बहुत है रीजनलिज्म इन टर्म्स ऑफ कल्चर, रीजनलिज्म इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, रीजनलिज्म इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। जैसे आजकल हिंदी और हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी, ठीक है, इसमें भी हम रीजनलिज्म का यूज कर सकते हैं। जीएसटी कंपनसेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी तमिलनाडु, केरला, यू नो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कंपनसेशन जो पीरियड है इट शुड बी एक्सटेंडेड टिल 25-26। और नॉर्थ ईस्ट की हम लोग बात करते हैं, तो ये सारी चीजें ना न्यूज़पेपर में कवर होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये हमें देखना है कि इसको हम अपने टॉपिक से कैसे रिलेट करके इस एग्जाम्पल को हम लोग एग्जाम में डाल सकते हैं। बड़ा हिट टॉपिक आजकल चल रहा है रीजनलिज्म। जब हम लोग गवर्नर की पावर के मिसयूज की बात करते हैं, तो वहां पे भी कई सारे स्टेट जो है वो एक साथ जो है क्लबिंग की बात करते हैं, दे गो अगेंस्ट द सेंटर, है ना, इन दैट काइंड ऑफ थिंग।
तो एक तो रैंडम टॉपिक है, लेकिन मेंटरशिप में ऐसे ही हम लोग मजा लेंगे। जब हम लोग चीजें पढ़ेंगे ना तो एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, तो वहां उसके बाद सारा सब्जेक्ट वाइज होगा आपका, हर एक सब्जेक्ट को चीज सोसाइटी का होगा तो सोसाइटी का पूरा डिस्कस करेंगे, आपको सपोर्ट वीडियो नोट्स मिलेंगे विथ ऑल दी फ्रेमवर्क्स, राइट। ताकि आपके लिए बस इतना है कि अब आपको बस पढ़ के उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का काम करना है, राइट। सो यही लेकिन चीज है हमारी मेंटरशिप का जो रोल है। सिलेबस ना कई बार जब हम लोग सिलेबस को ना ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि अच्छा ठीक है दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सिलेबस का जो बिटवीन द लाइंस हैं वो चीजें नहीं पढ़ पाते, और कई बार हम लोग वो मिस कर देते हैं। और अगर आप देखोगे ना, एक टॉपर एक नॉर्मल कैंडिडेट के बीच में यही फर्क होता है। टॉपर कैंडिडेट ना बिटवीन द लाइंस भी पढ़ते हैं कि अच्छा इसकी और क्या डायमेंशन ओपन हो सकती है, और हम लोग यूजली जो है उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं, और एग्जाम में सवाल कहीं और से आ जाता है। तो वो थोड़ा सा हम उसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि इस पर्टिकुलर वर्ड को जो है किस तरह से जो है उसको एक्सपैंड कर सकते हो जितना मर्जी हो सके, ताकि यूपीएससी में कोई स्कोप बचे नहीं उससे बाहर से क्वेश्चन आने का। ठीक है। और नोट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट दिमाग में रहना पॉसिबल नहीं होता है एक स्ट्रक्चर वे में। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास यूजली चीजें होती हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं प्रीलिम्स में जो हमारी हेल्प करती हैं, हमारे पास करंट अफेयर की मैगजीन्स भी आती हैं जो हेल्प करती हैं। मेंस के परस्पेक्टिव से हमें बहुत ज्यादा इस तरह के स्टैंडर्ड सोर्सेज हमारे पास है नहीं। कुछ हेल्प हो सकती है, लेकिन 20 के 20 क्वेश्चंस में आपको कंटेंट मिलेगा किसी स्टैंडर्ड बुक से, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, जो हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं या जो कुछ बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे ही हमें आंसर जो है बनाना पड़ता है। इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है चीजों की इधर से उधर। जैसे जो है नॉर्मल सा सवाल जो है पिछले साल आया था कि डिस्कस द रीजंस के व्हाई व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अब यूजली ये सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी बुक में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर आती हैं, लेकिन इसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं ये यूजली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और क्योंकि जीएस पेपर 1 में वह सवाल आया था, तो हमें लगा था शायद ये जियोग्राफी से रिलेटेड होगा। जो ज्योग्राफी हम लोग मेंशन कर देते हैं कि अच्छा सर ये माउंटेन रेंज यहाँ पे है, ये है वो है करके निकल गए, लेकिन दैट इज वेरी हाफ आंसर, नॉट इवन हाफ आंसर। तो यहाँ पे काम आती है हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। कैसे आप इंटरलिंकिंग करते हो। क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री से नहीं जोड़ के देख सकते? 100% देख सकते हैं। क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम इसके कल्चर से नहीं जोड़ के देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। ब्रिटिश के आने से पहले भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं कि जब ये पूरे का पूरा रीजन जो है पॉलिटिकली यूनाइटेड हुआ करता था, कल्चरली यूनाइटेड हुआ करता था, तो क्या वहां से हम जोड़ के नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा, अगर आप माइक्रो लेवल पे जाओगे ना तो बहुत सारा डिफरेंस भी है डेफिनेटली, बट अगर किसी टॉपिक को हम लोग सिर्फ एक डायमेंशन के व्यू से सोचेंगे ना तो आंसर हमारा हाफ होने वाला है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, और यही चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में। ठीक है। आई थिंक अकेले यही बैठ के चीजें ये हैं चीजें सर डिस्कस जो नहीं होती। आंसर को एक्सेप्शनल बनाती है। अकेले यही बैठ के चीजें चीजें हैं आप जो नहीं सोच सकते। ये आप तब सोच सकते हो टीचर आपके साथ होगा या आपके फ्रेंड ग्रुप आपका होगा जो इसके बारे में आपसे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, तो थोड़ा एनरिच करता है हमारी नॉलेज को। और एग्जाम में जब आप वो आंसर लिखते हो ना, जो वो क्लिक करता है, आप ये समझ लीजिए कॉन्फिडेंस ना एकदम 7वें लेवल पे होता है। अगले 2-3 सवाल और आप बहुत बढ़िया क्वालिटी के लिख के आते हैं। तो यही चीज है। नाउ अगली अगली जो चीज है आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट। तो देखो यहाँ पे ना लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते, लोग सोचते हैं ये दोनों सेम। सी दोनों का ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, ये समझिए। अगर आप बोलो कि आपको आंसर राइटिंग स्किल बनानी है, अब कई लोग, सी अब मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, व्हाट इज मेंट बाय डेवलपिंग आंसर राइटिंग स्किल। आप क्या समझते हो कि आंसर राइटिंग स्किल बनाने का मतलब होता क्या है? प्लीज टेल मी, चैट में बताइए कि आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना इसका क्या मतलब होता है। What do you understand by this? Okay, quality versus quantity. Please participate. Everyone, please think about it. सोचो कि क्या होता है इसका मतलब। Interconnect topics. Okay. So yes, Apurv, represent our knowledge in a profound। देखो मैं बोलूंगा यहाँ पे आपको जो है आंसर राइटिंग स्किल का मतलब बहुत सिंपल होता है। आपके पास एक नॉलेज है, आप कोई चीज जानते हो, अब वो आप लिखोगे पेपर पे, और एग्जामिनर जो है आपका वो पेपर चेक करेगा। ठीक है। तो एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर सकता। एग्जामिनर कैसे जानेगा आपकी नॉलेज को? आप जो पेपर में लिखोगे। और
आप कितने अच्छे से पेपर में लिखते हो कि एग्जामिनर इजीली आपकी बात समझ ही जाए। दिस इज ऑल द आंसर राइटिंग स्किल इज। आंसर राइटिंग स्किल का मतलब, और इसमें अगेन बहुत सारी चीज आती है, इसमें स्ट्रक्चरिंग आ गया, अच्छे से अगर आप फ्रेमवर्क क्रिएट करके दो, एक बढ़िया इंट्रोडक्शन दो, बढ़िया कंक्लूजन दो, पॉइंट्स को बुलेट फॉर्मेट में लिखो, कहीं पे मैप इंक्लूड कर लो, कहीं पे जो है जैसे हमने देखो हमने ऊपर क्या किया था, 9 पेपर्स को कैसे कितने अच्छे डायग्राम में प्रेजेंट किया था ना। सो देखो 9 पेपर्स को चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता था GS 1 2 3 4, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बट उसको अच्छे से डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया। तो ये सारी चीजें क्या करती, ये सारी चीजें इंश्योर करती कि आपकी जो नॉलेज है वो एक अच्छे तरीके से पेपर पे जाए, ताकि जब एग्जामिनर उसे चेक करे तो उसे लगे कि हाँ आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, आपका बैलेंस्ड व्यू है, आपको जो सब चीजें अच्छे से आती है, आपके पास मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। तो ये सारी चीजों के लिए आंसर राइटिंग स्किल्स है। और ये चीज देखो, ये चीज अगर आप सोचो कि सिर्फ, अगर आप ये सोचो कि सिर्फ मैं मॉक टेस्ट दे दूं और मेरी आंसर राइटिंग स्किल मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ये आपको डेली बेसिस पे जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। और यहीं पे हमारी लाइव आंसर राइटिंग भी काम आती है, जो आपकी हैबिट प्लस स्किल दोनों डेवलप करवाएगी। ठीक है, सो अवर लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस में यही ऑब्जेक्टिव कि आपकी हैबिट और स्किल डेवलप करवाए। और मॉक टेस्ट का क्या काम होता है? मॉक टेस्ट का ये होता है कि आप एक एग्जाम सेटिंग में बैठे हो, तो कैसे टाइम मैनेज करना है, किन क्वेश्चंस को पहले करना है, किन को बाद में करना है, वो वहां पे आता है। बट ईच इंडिविजुअल आंसर के लिए जो स्किल है वो डेली आंसर राइटिंग से आती है। तो दोनों एसेंशियल है करना। ठीक है, डोंट थिंक कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आंसर राइटिंग स्किल बन जाएगी, या सिर्फ आंसर राइटिंग करो तो मॉक टेस्ट अच्छे से जो आपके टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी बन जाएगी। राइट। सो सर कुछ और पॉइंट आपके पास यहाँ पे है? देखिए आंसर राइटिंग स्किल में यूजुअली क्या होता है ना, हम आंसर लिखने का स्किल सीखते हैं। मॉक टेस्ट में हम लोग एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। उससे पहले हमें स्किल सीखना पड़ता है कि अच्छा, अब आपने पेपर पढ़ लिया, आपने जो है मान लो अर्बनाइजेशन के ऊपर आपने जो है 15 पेज पढ़े, पढ़ सकते हो 15 से ज्यादा भी पढ़ सकते हो, अर्बनाइजेशन में मास्टर हो गए हो। लेकिन अर्बनाइजेशन में सवाल आता है आपको सिर्फ 10 नंबर का, आपको वो सारी की सारी नॉलेज जो है यू हैव टू कन्फाइन ओनली 150 वर्ड्स। यहाँ पे आपका आंसर राइटिंग स्किल काम में आएगा रादर देन मॉक टेस्ट, क्योंकि आपने आंसर राइटिंग स्किल में सीख लिया कि आपको क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया, आपको हेडिंग सब हेडिंग लिखने आ गया, आपको डायग्राम बनाने आ गया। वो चीज आप ना बड़े पेशेंस के साथ सीखते हो। एक बार जब वो चीज आप सीख लेते हो, उसको फिर आप मॉक टेस्ट में जाके अप्लाई करते हो कि मैंने सीख तो लिया, लेकिन क्या उसको मैं टाइम के हिसाब से मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये दोनों चीजों में फर्क होता है। आंसर राइटिंग में हम आपको रिमार्क्स देते हैं कि अच्छा आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते थे, क्या यहाँ पे प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। आप जब नेक्स्ट टाइम आंसर लिखोगे उस चीज को अप्लाई करोगे, नेक्स्ट टाइम आंसर लिखोगे फिर से अप्लाई करोगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज आपकी राइटिंग में इतनी नेचुरल हो जाती है कि आपका आंसर जो है अपने आप बहुत अच्छा लगने लगता है, टाइम भी कम होने लगता है। फिर आप जाइए मॉक टेस्ट में, जहां पे आपके साथ और स्टूडेंट भी जो कंपटीशन करते हैं, आपके पास एक प्रॉपर टाइम लिमिट होती है, क्वेश्चन नंबर होते हैं, और उसके हिसाब से जो है अब एक पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है, दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, तीसरा क्वेश्चन सोसाइटी का है। वो जो चैलेंज होता है ना वो आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा। तो आंसर राइटिंग सीखिए पहले ना। तो ये आपका जो है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एक ग्राउंड से बाहर की प्रैक्टिस है। मॉक टेस्ट में आप एक्चुअली बैटल ग्राउंड में जाते हैं, तो वहां पे हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। तो स्किल है ये। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर आंसर राइटिंग एक टैलेंट होता है, इसको तो टैलेंटेड लोग लिखते हैं जो एक्चुअली बचपन से जो है पैदा ही सीख के होते हैं। ऐसा नहीं है, ये स्किल है, ये लर्नेबल है। हाँ, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा इजी हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल, हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, हमारा सोशल चीजें, हमारी फैमिली को चीजें, बहुत सारी चीजें, लेकिन लर्नेबल है। अगर हम लोग सीखने की रखेंगे अपने अंदर तो डेफिनेटली सीख सकते हैं। और एक यार, लर्नेबल का मतलब है जैसे कोई मशीन हम लोग बनाते हैं ना, तो मशीन को हम लोग एक साथ नहीं बनाते हैं, छोटे 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 टुकड़े करके जो है मशीन को बनाते हैं। वैसे आप उसे डिसमेंटल भी कर सकते हो, सारे पार्ट्स को जोड़ के मशीन दोबारा से बना सकते हो। तो आंसर राइटिंग स्किल भी ना एक मशीन की तरह है, छोटी छोटी चीजें सीखनी होती है, और छोटी छोटी चीजों को सीख के ना फिर एक बढ़िया हम आंसर लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कंटेंट कैसे लिखना है, हेडिंग सब हेडिंग कैसे लिखनी है, पॉइंटर कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, छोटे छोटे स्किल होते हैं जिसको हम लोग अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में सीखते हैं। जी सर। आई थिंक प्रियांशु ने बहुत सही चीज बोली है यहाँ। बट प्रियांशु एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सी अगर आपके पास अच्छी आंसर राइटिंग स्किल है और कम कंटेंट है, और किसी एक के पास बहुत ज्यादा कंटेंट भी है बट आंसर राइटिंग स्किल नहीं है, तो ट्रस्ट मी सिलेक्शन किसका होगा? जिसके पास बहुत अच्छी आंसर राइटिंग स्किल है। ठीक है, सो देखो प्रियांशु, जहां तक कंटेंट की बात है, तो यूपीएससी में अगर आप मेंस में देखोगे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप जितना भी दुनिया भर का पढ़ लो आप नहीं कर पाओगे।
कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं इजी होते हैं, जिसका कंटेंट सबके पास है, और अब बचे कुछ बीच के क्वेश्चंस, राइट, जिसमें देयर यू नीड सम अमाउंट ऑफ कंटेंट, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट, यानी हर टॉपिक पे अराउंड आपको जो है 250 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर 250 वर्ड्स का कंटेंट है, कुछ चीजें आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो, तो आपका अगर आंसर राइटिंग स्किल अच्छा है, देन यू कैन परफॉर्म बेटर देन अदर्स, राइट। सो यहाँ पे हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, जैसे मैंने बोला एथिक्स में, तो एथिक्स में भी हम आपको बताएंगे कि देखो ये ट्रेंड्स है, हम आपको बता देंगे कि भाई कोटेशन जैसे जब डिस्कस करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि अब अगर अभी यही करेंगे तो ये पूरा सेशन ही 10-12 घंटे भी चल जाएगा। दैट्स वाई हमने सब्जेक्ट वाइज आपके जो है सेशंस रखे हुए हैं, ठीक है। सो अगर मान लो एथिक्स में कोटेशन बेस्ड है, तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या करें। सी सिंपल सी चीज है, उसको पहले क्वेश्चन देखो, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, वैल्यू आइडेंटिफाई करो, उसके अंदर अंडरलाइन कौन सी वैल्यू के अंडरलाइन वो स्टेटमेंट है, पहले उसी वैल्यू को लेते हो, उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो कि ये वैल्यू ये रिफ्लेक्ट करता है, उसका फिर जो है रेलेवेंस दिखाओ, कॉन्टेक्स्ट दिखाओ करंट, और फिर बाद में ये बताओ कि आप कुछ एग्जाम्पल दे दो कि भाई मैंने ये वैल्यू ऐसे जो है दर्शाई थी, या किसी और का जो भी कॉन्टेक्स्ट हो जिस हिसाब से क्वेश्चन का, इस हिसाब से आपको एक फ्रेमवर्क दे देंगे हम कोटेशन। अब आपको पता है हर साल ऐसे जो है GS4 में आपको जो है फिलोसफिकल जो मतलब कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जब आपको पहले से पता हुआ है कि इस टाइप से टेम्पलेट है हमारे पास, तो आपको वहां ना सोचने का टाइम नहीं लगेगा, कंपेयर टू अदर पीपल जिन लोगों को वहां पे एक फ्रेमवर्क बनाने या सोचने में टाइम लगेगा उसका, आप ऑलरेडी एक स्टेप जंप कर चुके हो फ्रेमवर्क कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का। अब आपको जो है कंटेंट देना है। अब कंटेंट की बात आई तो जैसा मैंने कहा, हर वैल्यू के लिए हम लोग आपको पूरा अच्छी सी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स वगैरह ये जो है इसके ऊपर वीडियोस और नोट्स जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, राइट। सो प्रियांशु, कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे एंड वी विल इंश्योर कि जो एसेंशियल कंटेंट है, वैल्यू एनरिचमेंट है, वो देंगे। जो कॉमन प्लेस कंटेंट है, जो आप नॉर्मल बुक्स वगैरह इधर उधर से पढ़ के कर सकते हो, अगेन वो चीज हम बुक से छाप के दोबारा दे दें, डजंट मेक सेंस। बट जो चीज आपको नॉर्मली नहीं मिलती वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपनी सारी नॉलेज को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ताकि आप उसको आंसर राइटिंग के वक्त उसको यूज कर सको। हाँ सर, तो आगे अगला है तो यूटिलाइजेशन ऑफ कि कैसे आप यूटिलाइज करो सिलेबस एंड PYQ। तो जैसे आपने देख ही दिया कि पहली चीज आपकी स्टडी को अलाइंड रखेगा, ट्रेंड्स बताएगा, जैसे मैंने अभी आपको GS4 एथिक्स में एग्जांपल दिया कि यार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कोटेशन बेस्ड आते ही हैं, राइट, 2-3 क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज पे आते ही हैं। वेटेज पता चलेगा आपको कि वर्ड हिस्ट्री में 1 क्वेश्चन आता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री में 5 या 4-5 क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड थीम्स होती है, जैसे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, इस पे बार बार क्वेश्चन आता है आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री में। वुमेन इश्यूज, सोशल इश्यूज, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। सो GS1 में बार बार इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंटेंट बिल्डिंग, इसमें आपको अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आंसर्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, अगर आप उनको आंसर करने की कोशिश करोगे, कई बार उसका कंटेंट आप जो है यूज कर सकते हो आगे। एंड अगेन यहाँ से आपको माइक्रो टॉपिक्स भी जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, वो यहाँ से आपको जो है पता चल जाते हैं। एंड अगेन जब हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे तो डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, तो वहां ये सब चीजें आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे कंटेंट बिल्डिंग की बात आती है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत सारी चीजें। अब जैसे मान लो उसने सवाल पूछा था, देयर वाज दिस क्वेश्चन अबाउट दैट, अगर गांधी जी नहीं होते तो व्हाट कुड हैव बीन द लाइक द वे दैट आवर फ्रीडम फाइटिंग वुड हैव बीन। तो ऐसा सवाल था कि इमेजिनरी सा सवाल था कि गांधी जी नहीं होते तो शायद क्या होता। अब ये कोई आपसे सिलेबस में तो नहीं पूछेंगे, यूपीएससी लिख के तो नहीं देगा कि इस डायमेंशन को पढ़ो आप, नहीं, वो तो हमें खुद से करना रहता है ना। अब गांधी जी से उसने पूछ लिया, ठीक है, जिसको आंसर आता था उसने थोड़ा अपने हिसाब से दिया, लेकिन क्या हम लोगों ने बाद में उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके ये पढ़ा कि अगर अंबेडकर जी ना होते तो क्या होता? क्या ये कंटेंट हम लोगों ने वहां से पढ़ने की कोशिश की? कम से कम कुछ 2-4 लोगों के बारे में तो पढ़े कि नेहरू जी नहीं होते तो क्या होता। नेहरू जी को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, तो अगर आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया ही नहीं होते तो क्या मोड हो सकता था आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का, है ना। तो ये तो चीजें हमें खुद से जो है करके देखनी पड़ती है। अगली बार फिर सवाल यहाँ से आएगा कि नेहरू जी नहीं होते, फिर हम लोग बैठ के सोचते अरे यार ये तो मुझे वहां से कर लेना चाहिए था। यूपीएससी आपको हिंट देता है हर साल कि अगले साल हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सवाल पूछने के किस लेवल तक जा सकते हैं। प्रीलिम्स में देखो इस बार, पहले क्या होता था, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से जाते थे, इस बार क्या पूछा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब यूपीएससी ने आपको हिंट दे दिया कि भैया अगली बार आप जाओगे ना, हम आपसे एक स्टेप आगे हैं। तो ये भी थोड़ा हम लोगों को स्मार्ट स्टडी यहाँ ये करनी पड़ती है कि यूपीएससी के हिंट को थोड़ा समझे कि कहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है ना। और माइक्रो टॉपिक्स की बेसिकली मैं वही बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं होती हैं,
ये हमें खुद से जो है थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है प्रीवियस क्वेश्चंस को, कि क्या पूछ सकता है वो यहाँ से, है ना। बाकी ये तो बहुत क्रूशियल है, मेकिंग नोट्स। एक सर सागर का डाउट है कि व्हाट इज रोल ऑफ केस स्टडी इन मेंस आंसर। सो देखो, जैसे आपसे पूछते हैं डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आंसर। देखो, मेंस में जब आप पेपर पे लिखते हो ना, आप सिर्फ कुछ भी लिख के छोड़ नहीं सकते। आपको उसको जस्टिफाई या वैलिडेट करने के लिए एक एग्जाम्पल, फैक्ट, डेटा, कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई केस स्टडी प्रेजेंट करनी होती है। तो सागर, ये रोल रहता है आपका केस स्टडीज, एग्जाम्पल, फैक्ट्स, डेटा का। देखिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें मेंस की जब तैयारी करनी होती है ना, हमें फैक्ट्स नहीं पता होने चाहिए। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मेंस में फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, सर्वेज, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, ठीक है, प्रीलिम से ज्यादा आपकी हेल्प करते हैं। देखिए मान लो यूजुअली हम लोगों ने एक, मान लो कोई सवाल आया, उसमें हम लोग वीमेन पार्टिसिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दी कि वीमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया हैज बीन एट द लोवेस्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये एक बिल्कुल जेनरिक सा स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट को लिख सकता है। लेकिन आप एज एन एस्पिरेंट, क्या आप ये एक ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हो? अगर आप इसको किसी सर्वे के साथ अगर सब्सटेंशिएट कर सकते हो, आपने मान लो कोई, आपने ILO का कोई डेटा उठा लिया, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट अगर वहां से आई है, ठीक है, वो डेटा भी अगर आपने साथ में दे दिया ना कि अकॉर्डिंग टू ILO, ठीक है, 56% of women has lost their job in last 2 years because of the COVID-19 and only 7% men have lost their job। अब ये आपने अपना पॉइंट भी बता दिया, और एक सर्वे के थ्रू, एक फैक्ट के थ्रू आपने उसको सब्सटेंशिएट भी कर दिया। इवैल्यूएटर को जब ये चीज लगती है ना कि ये बच्चा जो है, वो एस्पिरेंट जो है, वो हवाई बातें नहीं कर रहा है, वो अपनी बात को जो है एक फैक्ट के साथ प्रूव करके दे रहा है, तो आप ये समझ लीजिए आपके आंसर में आपको कम से कम 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और आपने थोड़ा ऐसे भी कर लिया ना, तो एट द एंड ऑफ द डे 25 से 30 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है। आपने कोई भी चीज नॉर्मल चीज लिख दिया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ आपने बैक कर दिया ना, तो समझ लो वो काम करता है। तो मेंस में भी चीजें काम करती हैं, ठीक है, फैक्ट, सर्वेज, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना होता है। अब हम ऐसे बोलोगे सर क्या हर क्वेश्चन के लिए अलग से फैक्ट याद करेंगे? ऐसा नहीं होता है। कुछ खास ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो आप बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं बहुत फेमसली इस एग्जांपल को देता हूँ बहुत जगह पे। जैसे MP में देयर वाज दिस केस, देयर वाज अ ग्रूम एंड ही वाज फ्रॉम द लोअर कास्ट, और वो जो है घोड़े पे आया था, यूजुअली जो है घोड़े पे आया वो, तो उसकी वजह से वहां पे हायर कास्ट लोग थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और वहां पे पत्थरबाजी वगैरह हुआ था। तो ये कास्ट को लेके जो है एक इश्यू था। अब इस चीज की सेम एग्जांपल को हम लोग जो है कई सारे अपने टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, इसे हम लोग अपने GS पेपर में सोसाइटी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग जो है जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं, सेम एग्जांपल। क्योंकि हर टॉपिक के लिए, हर चीज के लिए आप अलग एग्जांपल तो याद नहीं कर सकते, बहुत बर्डनसम हो जाता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल, कुछ ऐसे केस स्टडीज जो आप मल्टीपल डिमेंशंस में यूज कर सकते हो, डिसिप्लिन में यूज कर सकते हो, आप उसको लिख के रखिए। ऐसी कुछ चीज आती है उसको लिखिए आप, और वो आप जो है वहां पे यूज कर सकते हो, स्मार्टली यूज कर सकते हो। टॉपर्स इस चीज का बहुत यूज करते हैं, आप भी कर सकते हो। जी सर। आई थिंक इस चीज में भी हमारे प्रोग्राम में सितेंद्र सर ही जो है करंट अफेयर्स के सेशन लेंगे, तो वहां पे सितेंद्र सर वुड बी कवरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड सच थिंग्स जो आपको हेल्प करेगी, राइट। सो दिस इज समथिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग। सो अगेन देखो, आइडिया ये है कि बेसिक पढ़ाई आपको करनी है, उसके बाद जो भी चीजें हैं आपको हम सपोर्ट वीडियोज और नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, राइट। एंड अगेन देखो, वही चीज है जैसा सर ने कहा कि कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए, राइट, उसको हर जगह यूज करिए। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। आप हर चीज के लिए अलग अलग करोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो अब अगर नोट्स बनाने की बात करें तो बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। देखो, नोट्स बनाने में कई बार हमें लगता है कि यार बहुत टाइम लगेगा या जल्दी मचती है हमें, बट देखो सबसे सिंपल चीज है। पहली चीज ये याद रखो, हर चीज के नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। अगर आप देखो GS पेपर 2, अगर आप पॉलिटी की बात करो तो काफी जो टॉपिक्स हैं अगर आप सिलेबस में देखोगे वो लक्ष्मीकांत से हो जाते हैं। तो लक्ष्मीकांत में अगर हाईलाइटेड कर रखा है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। बट हाँ, वहीं पे जहां पे सोशल जस्टिस या गवर्नेंस के ई गवर्नेंस वगैरह टॉपिक्स आ जाते हैं, वहां पे आपको नोट्स बनाने हैं। अब देखो, नोट्स बनाने भी ये नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सीधा नोट्स बनाने लग जाओ। पहले आप पढ़ो अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक फ्रेमवर्क करो, राइट। और वो फ्रेमवर्क अगेन आंसर राइटिंग के हिसाब से होना चाहिए कि क्या आपको इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, आपको कंक्लूजन चाहिए होगा, आपको उसके कॉजेस, उसके इम्पैक्ट्स चाहिए होंगे, आपको वे अहेड चाहिए होगा, ठीक है, आपको कुछ फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, डेटा।
तो इस हिसाब से एक फ्रेमवर्क क्रिएट करोगे आंसर राइटिंग हिसाब से। नाउ अगेन हियर वी विल बी हेल्पिंग यू, हम लोग आपको गाइड करेंगे यहाँ पे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में, राइट। और फिर अल्टीमेटली जब आप पढ़ोगे, चाहे किसी भी सोर्स से पढ़ो, मान लो ई गवर्नेंस की बात करें, अब चाहे आप सेकंड एआरसी से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, आपको पढ़ते वक्त सारा जो है मतलब पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, आपके पास एक उसका फ्रेमवर्क होगा कि यार ई गवर्नेंस क्या है, डेफिनेशन चाहिए, ये चाहिए, वहां से वो चीजें उठा के अपने फ्रेमवर्क में डालनी और वो आपके बन गए नोट्स। अब आप जो है मान लो कल को आप उसको रिवाइज कर रहे हो, करंट अफेयर्स में कुछ रेलिवेंट पढ़ा था, एग्जाम्पल अपडेट कर दो, बस दिस इज हाउ यू डू मेक नोट्स, राइट। सो इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है, राइट। जो फ्रेमवर्क्स हैं वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, राइट, आपको हम डिस्कस करेंगे क्लास में तो आपको मिलेंगे, राइट। और काफी कुछ डिस्कशन से आप खुद से डेवलप करना शुरू कर दोगे अपने फ्रेमवर्क्स, राइट। सो दिस जैसे इज व्हाट अभी वी विल एक डू। स्टूडेंट ने जो है कुछ टाइम पहले कुछ नोट्स का भेजा था मुझे कि सर कैसे नोट्स बनाए हैं मैंने, न्यूज़पेपर से बेसिकली नोट्स बनाए थे, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, बहुत सारे लोग इसको टॉपर्स और बहुत सारे लोग करते हैं। तो देखिए जैसे सर ने बताया कि लक्ष्मीकांत ने बहुत सारी चीजें हाईलाइटेड हैं, तो वहां पे तो हमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है क्लास में डिस्कस हो जाती हैं अच्छी खासी डिटेल में, चाहे फंडामेंटल राइट में कुछ भी हो। लेकिन जैसे कुछ जैसे सर ने कहा कि जो सोशल इश्यूज पे हमारे टॉपिक है, जैसे मान लो वीमेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वीमेन इश्यूज। इन लास्ट 15 और 20 years एक्चुअली देयर हैव बीन आई थिंक 4 to 5 एडिटोरियल्स जो वीमेन ओरिएंटेड रहे हैं। इसमें जो है एक तो उन्होंने वीमेन और कोविड की वजह से जो जॉब लॉस हुआ है, बेसिकली वीमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर एक अच्छा खासा एडिटोरियल आया था, जो हम लोगों ने अपने डिस्कस हम लोग करते भी हैं। वीमेन को लेके ही एक और एडिटोरियल आया था जिसमें उन्होंने बात किया था वीमेन विद डिसेबिलिटीज एंड सैनिटेशन, स्पेशली इन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये एक एडिटोरियल आया था बहुत जब। अब ये दोनों टॉपिक वीमेन से रिलेटेड है। एक और टॉपिक आया था वीमेन के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने बात किया था अबॉर्शन के बारे में बात किया था, जो अभी जो है 2021 में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है, उस अबॉर्शन लॉ की जो है क्रिटिकल एनालिसिस की गई थी। फिर एक टॉपिक आया था सरोगेसी के बारे में, और सोच के देखो ये टॉपिक मैं ना सिर्फ लास्ट 15 से 20 डेज की बात कर रहा हूँ, कितने टॉपिक जो है वीमेन के रिगार्डिंग आ चुके हैं। अगर आपने नोट्स इस तरह से बनाए हैं कि जहां पे आप एडिटोरियल को पढ़ते हो, और ऐसा भी नहीं कि पूरे का पूरा एडिटोरियल आपको कॉपी पेस्ट करना, नहीं, तो एडिटोरियल में कुछ खास खास चीजें होती हैं, एक आधी रिपोर्ट आपको वो देगा, और एडिटोरियल में ना हमेशा मोस्टली जेन्युइन रिपोर्ट्स देते हैं, कोई यूएन की रिपोर्ट देंगे या फिर इंडिया की गवर्नमेंट रिपोर्ट देते हैं, फालतू की रिपोर्ट हमें करनी भी नहीं होती है। एक आधा रिपोर्ट में आपको डेटा देगा, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेगा, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन डिस्कस करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल में, यही आपको सबसे बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज होती है, सॉल्यूशन रिकमेंडेशंस वगैरह। फिर वो कभी कभी आपको बता सकता है कि गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी है इस पर्टिकुलर चीज को लेके। कभी कभार जो है गवर्नमेंट स्कीम्स का क्रिटिकली एनालिसिस भी आता है, तो उसके प्रो एंड कॉन्स जो है वो इस तरह की चीजें आती है। यही तो करना होता है एडिटोरियल में, और यही तो मेंस में सवाल पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछता है भैया सवाल वो। और ये चीजें हमें हमारे स्टैंडर्ड बुक से कभी भी नहीं मिलती हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं बिल्कुल सरफेस पे, लेकिन न्यूज़पेपर, डिस्कशन, डिबेट टीचर के साथ, और अपना जो मैंने बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग, तभी चीजें काम आती हैं। अर्बनाइजेशन को लेके भी पिछले 3-4 महीने में जो है 4-5 सवाल आ चुके हैं। अर्बन फ्लडिंग को लेके थोड़े समय पहले सवाल एडिटोरियल में सवाल आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। हीट आइलैंड्स को लेके जो है डायरेक्ट एडिटोरियल आया था, हीट एडिटोरियल इसको लेके द हिंदू में, और हीट आइलैंड के ऊपर पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं, आगे भी सवाल पूछे जाएंगे, और इस बार तो हीट वेव थोड़ा न्यूज में रहा है, तो हीट आइलैंड जो है दोबारा से न्यूज में आएगा। तो ये जो कंटेंट हमें इकट्ठा करना होता है ना, हमारे आसपास ही होता है, बस हमें स्मार्ट वे में उसको अपने नोट्स में कैसे इंक्लूड करना है, और वहां से यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछ सकता है वो हमें करना होता है। डिटेल में कुछ नहीं करना, कीवर्ड लिखिए, क्योंकि ये नोट्स आप खुद बना रहे हो ना, तो आपके समझ में आना चाहिए, दूसरे को समझ में आए या ना आए, उसको थोड़ी छोटी फॉर्म में आप बनाइए, और आपके नोट्स इस तरह से तैयार हो जाते हैं। और ये नोट्स बनाने की जो प्रोसेस है ना, वो एक्चुअली आपकी पहले से ही स्टार्ट होती है। कुछ लोग ऐसा लगता है कि मेरा प्रीलिम्स हो गया, अभी मैं शुरुआत से पहले टॉपिक से नोट्स बनाना शुरू करूंगा, तो पूरा समय आपका नोट्स बनाने में ही चला जाएगा। उसको आप रिवाइज करो, कब करोगे, मेंस के हिसाब से जो है उसको आंसर के अंदर जो है किस तरह से लिखोगे, थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये प्रोसीजर बेसिकली आपका शुरुआत से ही होता है, लेकिन अगर नहीं किया कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें तो हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग सेशन लेंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, काफी चीजें जो नोट्स है ना, अगर आप सोच रहे हो कि नोट्स कहाँ से आएंगे क्या, तो टेंशन मत लीजिए। काफी जो सपोर्ट, जैसे एथिक्स में मैंने बताया, सारे जो टर्म्स है ना इंपॉर्टेंट आपके, उसके उसका एक वीडियो और नोट्स आपको मिल जाएगा। तो और विद
प्रॉपर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, राइट। तो ट्रस्ट मी 50% मेहनत आपकी एथिक्स की खत्म, राइट। बाकी अब आपको पढ़नी है चीजें, कुछ चीजों का जो है अगर एक दो टॉपिक्स होंगे जिनका नोट्स बनाया है, बाकी उसको पढ़ के उसी के ऊपर डेवलप करना है, उसी के ऊपर वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, तो उत्कर्ष का डाउट है, सर आई हैवंट डन एनीथिंग इन एथिक्स और ऐसे, वुड रियली अप्रिशिएट। सो अगेन उत्कर्ष, जैसा हमने कहा ऐसे और एथिक्स के लिए जो है देयर वुड बी डिटेल्ड जो है सेशंस होंगे, स्पेसिफिक सेपरेट सेशंस होंगे, जिसमें पूरा अगेन, क्योंकि देखो ऐसे यहाँ पे आधे घंटे 20 मिनट में नहीं बताया जा सकता, वहां पे भी डिटेल सेशन होगा जहां हर एक थीम को लेकर डिस्कस किया जाएगा, हर एक पॉइंट को लेकर डिस्कस किया जाएगा, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो डिस्कस किया जाएगा आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना ब्रॉड स्ट्रेटजी। तो अब जो चीजें हैं प्लानिंग और स्ट्रेटजी वाला पार्ट है। सो देखो ब्रॉड स्ट्रेटजी सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको। सी, शुरुआत करो एथिक्स और ऐसे से। क्यों? लो हैंगिंग फ्रूट्स, कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप प्रॉपर अप्रोच और उसके गाइडेंस के साथ करो 10 दिन में कंप्लीट होता है। ऐसे ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको डेडिकेटेड पढ़ना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है ऐसे राइटिंग, और कुछ थीम्स पे अपने नोट्स बना लो, मतलब कुछ सेपरेट निकाल लो कॉमन थीम्स जिसपे रिपीट होता है, भले ही फिलोसफिकल भी हो, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, और उन पे थोड़ा सा कंटेंट ले लो, और जब आप लिखते रहोगे ग्रेजुअली लिखते लिखते अगर ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलर इंटरेस्ट पे, तो होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट इसके लिए हम लोग जो है लाइव लाइव ऐसे राइटिंग इसके लिए करा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद ऐसे सब्जेक्ट जो आपने प्रीलिम्स के वक्त पढ़ते वक्त कवर नहीं किए, जैसे इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हालांकि दीज आर लो वेटेज, तो इसको मैं कहूंगा लास्ट के लिए रखो, ठीक है, ये चीज आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर, ठीक है, इन सब के लिए डेडिकेटेड सेशंस होंगे, ठीक है, डेडिकेटेड सेशंस होंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने अभी जब अपना प्रीलिम्स है उस वक्त पे जो है पढ़े नहीं होंगे इतने। एंड अगेन डू थीम बेस्ड स्टडी। सो जो हम अभी तक बता रहे हैं, सी देखो अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू देख के अगर आप थीम्स पकड़ोगे, तो या तो पर्सनैलिटीज पे आते हैं, या फिर इवेंट्स पे आएगा, जैसे म्यूटिनिटी वगैरह ये सब हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857 ये सब हो गया, या फिर आपके जो है पर्सनैलिटी में जैसे दलहौजी पे आ गया था, राइट, या महात्मा गांधी पे आ गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे आ गया, ठीक है। या फिर आपका जो है कुछ थीम्स क्या होती हैं जो रिपीटेड होती है, जैसे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इनका इम्पैक्ट क्या रहा है, राइट। या फिर आपका और क्या थीम आ जाती है इसमें, इसमें जो है आपकी एक थीम आ जाती है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, राइट। सो अगेन यहाँ बहुत ही लिमिटेड वे में डिस्कस कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पूरा फिर मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन नहीं होगा, राइट। बट अगेन इसी तरीके से जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का लो, इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया। सो अगेन देयर आर थीम्स जिसपे आते हैं, और उनको पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेटा, केस स्टडी, राइट, इन सब के साथ पढ़ोगे, ओके। अगली चीज ये, थैंक यू हाँ, सागर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और एक्चुअली देयर आर अराउंड 15 क्वेश्चंस, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आजकल साथ के साथ वो कटिंग भी दिखा रहे हैं कि जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है और तो पेपर में आया है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मेंस के लिए जो हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, करंट अफेयर से ज्यादा वो कहीं से बन ही नहीं सकती है। आई थिंक सर इवन इन मेंस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाँ, सीओपी 26 हुआ था आपका, वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके कमिटमेंट किया पंचामृत का। आपको जीएस पेपर 3 में जो है ये क्वेश्चन आया था, इस जो है जीएस पेपर 3 में कि क्या कमिटमेंट इंडिया ने किया है, वो वही था कि पंचामृत के 5 पॉइंट्स आपको लिखने थे। और इनफैक्ट काफी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे एनालिसिस हम लोग करेंगे जब इसका आगे जाके ना, तो आपको रियलाइज होगा कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से डायरेक्टली आते हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ा होता, अगेन यही चीजें हम भी आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। सो हार्डली देयर आर अराउंड 100 इशूज समथिंग जो होते हैं, 90 to 100 इशूज होते हैं, चीज होती है जिसमें से ही आपको हाई प्रोबेबिलिटी की मेजर करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एंड दैट अगेन हम लोग आपको जो है सेशंस के थ्रू और नोट्स के थ्रू कवर करवाएंगे। एंड देखो अगेन करंट अफेयर्स में भी जो हमने डिस्कस कर लिया कि इशू वाइज कवर करो, रादर सब्जेक्ट वाइज। अब जैसे आप यहाँ पे ले लो कोई भी चीज है, क्रिप्टो करेंसी वाला, सो उसका GS1 में आ गया, ठीक है। अब अगर आप सोचो सब्जेक्ट वाइज कवर करो, सो देखो आप फिर सोच ही नहीं पाओगे GS1 के परस्पेक्टिव से, इसलिए उस चीज को जो है पूरा एज एन होल होलिस्टिक इशू देखिए, देखिए सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट है, सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट है, राइट। तो होलिस्टिकली कवर करो, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कई बार GS3 के वो 1 में पूछ लेता है, 1 के 2 में, 2 के 3 में पूछ लेता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इस बार 3 में S400 डिफेंस सिस्टम पूछ लिया था,
ये जीएस पेपर 3 में आपसे पूछ लिया था। अब लोग हैरान थे, लोग बोल रहे कि यार ये तो यूपीएससी ने धोखा कर दिया, ये तो आईआर में हमने पढ़ा था, जीएस पेपर 2 का हम लोग सोच रहे थे, राइट। सो अगेन दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड थिंग्स होलिस्टिकली। एंड अगेन पीयर ग्रुप बनाइए, इसमें भी आपकी हेल्प होगी। यहाँ मेंटर्स के साथ आपका ग्रुप बनेगा, जहाँ मेंटर्स के साथ भी डिस्कशन होगा और सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे उनके साथ डिस्कशन, नोट्स का एक्सचेंज, एक दूसरे का आप क्रॉस रिव्यू कर सकते हो आंसर्स पे जो डेली बेसिस पे लिखते हो। सो दीज आर सम थिंग्स जो आपकी ब्रॉड स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए। अब सर आ जाते हैं स्टडी प्लान पे। तो सर आप हाईलाइट कर दिए स्टडी प्लान कैसे क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है, आपकी चीजें दे रखी हैं यहाँ पे। सो 3 मंथ्स का जो आपका प्लान होगा, राइट, आपके सामने लिख रखा है। अगेन आपको जो है, अगर मैं बोलूं यहाँ से, अभी आपके पास जून 10 से 98 डेज है, ठीक है। 10th जून से लेके 16 सितंबर के बीच में 98 डेज है। हालांकि वी हैव टू मेक ईच डे काउंट, तो याद रखना कई बार ना इसमें जो है आपको अराउंड 1 वीक का टाइम मिल जाता है ऑप्शनल के लिए, तो थोड़ा और 4-5 दिन और ऐड कर सकते हैं, तो अराउंड 100 डेज का टाइम है आपके पास, ठीक है। आपको हर दिन को काउंट करना है, तो अगले 2 महीने में यानी 60 to 75 डेज जो है आपके, राइट, हो सकता है किसी का 2 महीने में कर ले, अगर किसी ने पहले से पढ़ाई किया, अगर किसी ने बिल्कुल नहीं किया तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। आपको 50% ऑफ डेली पढ़ना है और डेली 50% ऑप्शनल में जाएगा, 50% जीएस में टाइम जाएगा, ठीक है। ब्रॉड डिवीजन ये रहेगा, क्योंकि देखो इस एग्जाम में आपको ये इंश्योर करना है, ये नहीं करना कि आप बस एक चीज बहुत सारा पढ़ के चले गए और दूसरी चीज बिल्कुल छोड़ दी, नहीं, हर चीज को एक अबाउ एवरेज लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट 1 मंथ में आपको रिवीजन पे फोकस करना है, जीएस 1 2 3 4, राइट। अगेन आप पूछोगे सर यहाँ पे एथिक्स क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे ऑप्शनल क्यों नहीं लिखा। सी एथिक्स ऐसा है, एक बार आपको समझ में आ गया तो वो चीजें दिमाग में रहती, उसमें इतना ज्यादा वो नहीं है। ऐसे भी ऐसा है, प्रैक्टिस में एक बार बन गई आपकी, ऐसे राइटिंग स्किल डेवलप हो गई, फिर नॉलेज ऐसा नहीं है कि यार आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, कुछ नोट्स होंगे आपके, ऑब्वियसली पॉइंटर्स आप पहले पढ़ोगे, बट अगेन वो चीजें आपको याद रहती है। सिमिलर केस है ऑप्शनल का, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि अपने टारगेट्स रखो, राइट, डेली टारगेट्स रखो, वीकली टारगेट्स रखो। देखो जो भी चीजें अगर आपको हर दिन को यूटिलाइज करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि टारगेट्स बनाओ। अगर बिना टारगेट बनाए पढ़ाई करोगे तो ट्रस्ट में आप फेल करोगे। और टारगेट्स भी ओवरऑल करके बनाने, ओवरऑल जैसे 2 महीने में इतना कवर करना है तो 2 महीने में आप डिवाइड करो कि फर्स्ट मंथ में इतना करना है, फर्स्ट मंथ में इतना करना है, उसको डिवाइड करो कि इस वीक में इतना करना है, इस वीक में इतना करना है, तो उसको डिवाइड करो कि डेली इतना करना है, ठीक है। आंसर राइटिंग का सिंपल फंडा है, शुरुआत कर दो 2 क्वेश्चन लिखने से, एक स्टैटिक एक करंट, और ऐसे राइटिंग आप वीकली या फोर्टनाइटली जो भी आपको सुटेबल लगे शुरू कर दो, राइट। अगेन हम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको जो है फोर्टनाइटली कराएंगे ही, और आंसर राइटिंग का जो लाइव आंसर राइटिंग वीकली होगी। मॉक टेस्ट अगेन एटलीस्ट 8 जीएस के टेस्ट दो। शुरुआत में ऐसे दो कि आपने जीएस 4 पूरा पढ़ लिया, एक एक करके दो, और एंड में 4 जीएस टेस्ट एकदम एग्जाम सेटिंग में, सुबह एक जीएस 1, दोपहर में जीएस 2, और फिर नेक्स्ट डे सुबह जीएस 3 जीएस 4, ताकि एक एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको। और याद रखिए इवैल्यूएशन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मिनिमम नंबर्स हैं, आप इससे ज्यादा भी जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन जो आपने प्रीलिम से पहले किया हुआ है। और रिवीजन की बात करें तो साइमल्टेनियस चलना चाहिए आपका रिवीजन, डेली और वीकली। सी देखिए सेकंड मंथ थर्ड मंथ के बाद आप रिवीजन, अब आपको साइमल्टेनियस, ऐसा नहीं कि आप पढ़ने के बाद करोगे। सो डेली बेसिस पे 40 से 45 मिनट दीजिए, और दिन भर में जो भी चीजें आपने नोट्स में हाईलाइटेड करके पढ़ा है या बुक में कुछ हाईलाइट करके पढ़ा है, 40 से 45 मिनट देखिए, उसको एक बार क्विकली गो थ्रू करना। और वीकली बेसिस यानी मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ा है उसको संडे को आपको सारा जो है अच्छे से रिवाइज करना है। एंड अगेन अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हो तो ट्रस्ट मी आपको वीकली वाले में जो है हार्डली 3 आवर्स के अराउंड लगेगा, राइट, अगर आप डेली करें तो। ये इस तरीके से आपका जो है जो भी चीज आप पढ़ रहे हो साइमल्टेनियस रिविजन चलता रहेगा, राइट। रिवीजन नहीं करोगे तो रिटेन नहीं कर पाओगे। हाँ, और अदरवाइज आप गैप लेके करोगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में चीजें रहेंगी नहीं। बाकी सर आगे चलते हैं ना, ये सब आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी वाले एस्पेक्ट्स हैं, तो ये हम लोग आगे जाके जो ग्रुप मेंटरशिप कॉल होंगे टाइम टू टाइम उसमें भी डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, राइट। बट ब्रॉड चीजें ये जो है आपको करनी है, ठीक है। दिस इज हाउ ब्रॉडली यू कुड प्रोसीड, ठीक है। अगर टेंटेटिव टाइम और प्रायोरिटी देखिए सब्जेक्ट्स को कवर करने की, तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी एथिक्स है, 10 दिन में अगर प्रॉपर अप्रोच के साथ आप चलो, ठीक है। अगर पेपर 1 की बात करो सो 25 से 28 दिन, हो सकता है किसी को 30-35 दिन भी लग जाए, राइट। बट अगेन दिस इज हाउ मच टाइम यू हैव टू डू। नाउ देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीजों में लिखा है नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन।
क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज रियलाइज करनी होगी कि इनमें इससे ज्यादा टाइम देना कॉस्ट बेनिफिट के अकॉर्डिंग यूजफुल नहीं है। अगर आप देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर किसी चीज में एक ही क्वेश्चन आ रहा है 20 में से, तो उसमें 2 या 3 दिन से ज्यादा देना इट इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू, राइट। बाकी सर GS2 GS3 अगर आप हाईलाइट करना चाहे, कुछ और ऐड करना चाहे तो। जीएस पेपर 4 में भी तो मतलब जैसे 10 दिन कुछ लोगों को लग सकता है सर, जीएस पेपर 4 तुम लोगों ने प्रीलिम्स में भी नहीं पढ़ा था, ये इसमें तो पहले हमारी कमांड काफी कम है, फिर हम लोगों ने इसमें से 10 दिन क्यों दिया है। देखिए जीएस पेपर 4 में ना आधा पार्ट तो आपका केस स्टडी का ही होता है, और केस स्टडी में हमारे पास एक स्टैंडर्ड आंसर होता है जो मोस्टली लिखा जाता है। आपने स्टेक होल्डर फाइंड आउट करने होते हैं, आपने डायलेमास फाइंड आउट करना होता है, आपने ऑप्शंस फाइंड आउट करने होते हैं, और आपने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वहां पे बताना होता है। 90% स्टडीज में, केस स्टडीज में एक सिंपल तरह का फॉर्मूला होता है, आपने 5-7 भी अगर कर लिया तो आपको पता चल जाता है कि मोस्टली चीजें क्या क्या है, तो ज्यादा समय लगता नहीं। उसके अलावा जो कुछ इंडियन फिलोसफर्स हैं, अब उनके डीप फिलोसफी तो पढ़ना नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ के जो है वो काम हमारा इतने में हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 10 ही दिन का समय दिया है। जनरल स्टडीज पेपर 2 की हम लोग बात करते हैं 2 से 15 दिन। हम लोग इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मोस्टली चीजें अब यहाँ पे हमारा पॉलिटी गवर्नेंस आता है जो कि ऑलरेडी हमारे मेंस के साथ ओवरलैप करता है। तो प्रीलिम्स में ऑलरेडी हम अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, क्लास में हम लोगों ने अटेंड किया होगा, लक्ष्मीकांत हम लोगों ने पढ़ते हैं, एडिटोरियल भी पढ़ते हैं, ऑलरेडी जो है गवर्नेंस पॉलिटी में हम अच्छा खासा यहाँ पे कर चुके होते हैं। सोशल जस्टिस से ज्यादा एडिटोरियल किसी और टॉपिक पे नहीं आते हैं न्यूज़पेपर में। सोशल जस्टिस, सोसाइटी, अगर पॉलिटी की बात करो तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे सबसे ज्यादा टॉपिक आता है, सवाल आता है, चाहे वो फिस्कल कंसोलिडेशन हो, चाहे और किसी तरह का रिलेशन हो। तो ऑलरेडी जो है हम लोग काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग कर चुके होते हैं। लेकिन जीएस पेपर 1 में क्या है, ज्योग्राफी के सवाल आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के आते हैं, जो कि यूजुअली हमारे न्यूज़पेपर वगैरह में कवर होते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे ज्यादा समय दिया है। जिस तरह आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए एथिक्स में ना आपको ऑलरेडी आधी मेहनत आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपको जो सपोर्ट वीडियो और नोट्स मिलेंगे उसके कारण, राइट। तो आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड चीज होगी, आपको बस पढ़ना है, राइट। थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन, अगेन वो भी जो है सेशंस होंगे, लाइव आंसर राइटिंग होंगे, उसके थ्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये जो टॉपिक्स हैं, ये प्रायोरिटी वाइज, तो GS1 में अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो तो देखो मैं पहले हमेशा कहूंगा ये दोनों जरूर करिए। सोसाइटी के अगर आप देखोगे क्वेश्चन अराउंड 50 to 60 मार्क आता है, ठीक है। ज्योग्राफी देखोगे अराउंड 100 मार्क्स आता है, ठीक है। तो अगेन बहुत कम टाइम में आप जो है काफी कुछ इसको जो है स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही GS पेपर 2 में देखें तो अगेन आप बोलोगे सर इतना कम टाइम क्यों, सी यहाँ पर पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है मोस्टली। बाकी तो लक्ष्मीकांत तो आपने पढ़ी रखी, अगर स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो वो ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत से करोगे आप, राइट। और बाकी जो चीजें हैं मोस्टली इसमें करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के लिए भी हम लोग क्या करा रहे हैं, आपके सेशंस करा रहे हैं, फेडरलिज्म वगैरह, कोई भी पॉलिटी का इशू होगा ऑब्वियसली आपके सेशन में वो कवर्ड होगा। जब कवर करेंगे तो स्टैटिक से लिंक करके ही कवर करेंगे, राइट। तो काफी चीजें इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम हो रही है, तो दैट्स वाई आपको इसमें कम टाइम लगेगा। अगर हाँ खुद से करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको जो है ऑन अ हायर साइड टाइम लगे, और ये राइट। टेंटेटिव है, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है हाँ कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपने हाँ पहले बिल्कुल। कैसे पढ़ाई कर रखी है। मान लो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल ही है तो फिर तो डेफिनेटली से 5 से 7 दिन आपको वैसे भी नहीं लगने वाले हैं, है ना। आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी आपका टॉपिक है, तो बहुत सारी चीजें इतना समय देने की जरूरत नहीं होती है, तो सीधा डिपेंड करता है। पबैड होगा तो उसको हाँ, जो है उसमें पॉलिटी गवर्नेंस गवर्नेंस, वगैरह में कुछ टाइम नहीं लगेगा, राइट। आईआर वगैरह का वैसे ठीक हो चुका होता है अगर आपके पास वो टॉपिक, तो PSIR हो डिपेंड करता है आपके तो ऊपर। राइट। तो बेसिकली ये हो सकता है कि आपको किसी एक में ज्यादा लगे तो दूसरी जगह आपको कम टाइम लगेगा, बट ओवरऑल इतना ही टाइम लगेगा आपको, ठीक है। और पेपर 3 में भी हमने जैसे बताया इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लिमिटेड थीम्स पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन SNT एंड एनवायरमेंट अगेन इस मिथ में मत पढ़ना कि बहुत सारा पढ़ना है, नहीं, आपको लिमिटेड पढ़ना है और वो लिमिटेड एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है अगेन, तो उसके लिए आपको जो है प्रायोरिटाइज करके चीजों को पढ़ना रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल योर टेंटेटिव टाइमलाइन। सी ये इसलिए दिया है, इसका पर्पस क्या है कि आप एक प्लान बना सको अपने 3 महीनों का। देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्लान बनाओ, ठीक है, मेक अ प्लान, राइट। अब फॉलो करो, देखो हम लोग भी जानते हैं 100% फॉलो नहीं होता, बट अगर अच्छा प्लान बना के उसको 80% भी फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट में आप 95% एस्पिरेंट से आगे, क्योंकि ट्रस्ट में बहुत सारे एस्पिरेंट तो बिना प्लान के ही वो लोग शुरू कर देते हैं, 3 महीने को कोई प्लान ही नहीं होता उनका, राइट। सो अगर आप एक अच्छा प्लान रखते हो तो ऑब्वियसली आप काफी लोगों के आगे, और अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो देन अगेन इट इज एन प्लस पॉइंट। और सबको लाइक इक्वली प्रायोरिटाइज करना है, ऐसा नहीं है कि अब हमारा पता चले जो है सोसाइटी ही पढ़ने लग गए
और सोसाइटी ही पढ़ते रहे 5-6 दिन तक और कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। सारे जो है वो सबको प्रॉपरली रिस्पेक्ट देनी है, जितना उसका वेटेज होता है, तभी जो है ओवरऑल मार्क्स हमारे आते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले भी लिए तो दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी आपने नहीं की तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऑन एन एवरेज हम उस चीज को लेके चलेंगे। और बहुत सारे टॉपर्स को आपने ऐसे कहता भी सुना होगा कि हम लोगों ने तो एथिक्स पढ़ा ही नहीं, क्योंकि एथिक्स इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड जो चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे केस स्टडी वगैरह को सोल्व करने के लिए, डेफिनेटली हम उसको अपने पर्सपेक्टिव से, अपने हिसाब से यहाँ से करेंगे। खुश भी यहाँ पे कह रही है, सर द वैल्यू एडिशन वी हैव टू डू मेनली फ्रॉम द न्यूज़पेपर। हम लोग तो आपको प्रोवाइड कराते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन न्यूज़पेपर का टू बी ऑनेस्ट कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपने प्रीलिम से पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले से ही, ठीक, आप या फिर 2 साल से तैयारी कर रहे हो या कुछ भी हो सकता है, हम जो है इस लेवल पे जाके द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस का भी एडिटोरियल कभी कभार देख सकते हैं। हालांकि आपको अगर एक महीने का ड्यूरेशन देखोगे ना तो चीजें रिपीट होती हैं दोनों में, बट अभी आप जो है 2 न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, टॉपिक्स नहीं, टॉपिक्स तो हम लोग वीकली कवर करते ही हैं, हम लोग, हमारे पास जो मैगजीन होते हैं करंट अफेयर की, वहां से आ ही जाता है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है, और जो हमारे काम आता है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो हाँ, न्यूज़पेपर तो आपके लिए बहुत हैंडी रहेगा, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। पता लगे किसी बच्चे का ऑप्शन बिल्कुल भी तैयार नहीं था प्रीलिम से पहले, और मैंने उसको बोल दिया कि बेटा आप एडिटोरियल भी पढ़ो इंडियन एक्सप्रेस का, पता लगे 1 घंटा एडिटोरियल पढ़ने में चला जा रहा है, ऑप्शन उसका हाथ से छूट गया। ऐसा नहीं करना है, आपने ये देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप उस टाइम को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको टेंटेटिव बोला हुआ है, लेकिन ओवरऑल इतना ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा समय जाएगा तो फिर कहीं और से आपके मार्क्स कटेंगे। ओवरऑल आप इसी दिन के अंदर रखो, ऊपर नीचे 2-3-4 दिन हो सकते हैं, बट मोर और लेस ये होना चाहिए आपका। ठीक है, आई थिंक लास्टली जो कोर्स में आपकी क्या जर्नी रहेगी, जो लोग हु आर एनरोल्ड इन आवर कोर्स, सो सिंपल चीज है, आपका पहले सब्जेक्ट वाइज मेंटरशिप सेशन रहेगा, राइट। आपको उसमें अगेन बहुत डिटेल सेशन होगा, उसमें हर चीज, जैसे यहाँ पे हमने इतनी चीज बताई, अगेन इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते थे बट गए नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल स्ट्रेटजी और अप्रोच सेशन है, कि इससे आपको एक ओवरऑल पता है कि हाँ मेरे को मेंस के लिए इस तरीके से अप्रोच करना है और ऐसे ऐसे ये चीजें करनी है। अब हर एक सब्जेक्ट के लिए कैसे क्या अप्रोच करना है, वो चीज सब्जेक्ट वाइज मेंटरशिप सेशन होंगे, राइट। एंड टाइम टू टाइम ग्रुप मेंटरशिप कॉल भी होगा, ताकि आपको जो चीजें, कुछ भी इश्यूज हो, डाउट हो, वो रिजॉल्व करें, राइट। फिर बाकी टाइम आप सेल्फ स्टडी करोगे। आपको सेल्फ स्टडी में हेल्प करने के लिए, जैसे मैंने कहा, सपोर्ट नोट्स और वीडियोस होंगे ऑन सच थिंग्स जो नॉर्मली आपको अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, विच आइदर जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, या फिर जो आपको वैल्यू ऐड करेंगे, जो आपको फ्रेमवर्क्स देंगे, आपको जो है रेडीमेड कंक्लूजन, इंट्रो, इस सब में हेल्प करेंगे। फिर क्या होगा, उस पर लाइव आंसर राइटिंग होगी। ऑब्वियसली जब आपने पढ़ लिया, सब कुछ आपको कर लिया, तो अब आपको अपने आप को टेस्ट करने की बात है, तो लाइव आंसर राइटिंग में एक सेटिंग में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे इमीडिएट डिस्कशन होगा, प्लस उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन होकर फीडबैक भी आपको मिलेगा। लास्टली जो है ग्रुप मेंटरशिप, जैसे मैंने कहा, होगा, तो उसमें आपको क्या है, एक कोर्स करेक्शन स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि कैसे, चलिए आपकी एक तैयारी चल रही है, तो टाइम टू टाइम ना, ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटजी फिक्स कर ली, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो कैसे कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, उसके लिए ग्रुप मेंटरशिप्स जो है होंगी आपकी, ठीक है। एंड फिर आपका जो है टुवर्ड्स दी एंड हम जो है करंट अफेयर सेशन रखेंगे, जहां हम, जैसा आपको मैंने बताया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, राइट, अराउंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं, सारे हम छाट के आपको जो है एक ही जगह पे रेगुलर वीकली सेशंस में कराएंगे, ताकि आप उसको इजीली कर भी पाओ, राइट। ताकि जो भी करंट अफेयर्स या उससे इवन रिलेटेड स्टैटिक से क्वेश्चन है, यू आर वेल इक्विप्ड टू डू दैट। लास्टली आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको रिवीजन करना होगा अपने आप से, जो भी आपने जो है हमारे जो है कोर्स में जो भी आपके सारे नोट्स वगैरह बने होंगे। इनफैक्ट जो है आपका, वी आर सेइंग बाय जुलाई एंड आपके सारे सब्जेक्ट वाइज मेंटरशिप सेशंस एंड हो चुके होंगे, खत्म हो गए होंगे। सो बाय दैट टाइम यू विल बी वेल इक्विप्ड टू डील विद ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई में, अगस्त से आपके करंट अफेयर्स के सेशन होंगे, क्योंकि एज एंड व्हेन करंट अफेयर्स आता है, डेवलप होता रहता है, तो उसके बाद आपका काम ही ये रहता है कि आपने जो सब कुछ किया है उसको रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम, एंड यू प्रोसीड विद दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ ओवरऑल अप्रोच एंड योर जर्नी विल बी। सो ओवरऑल ये है। बाकी सत्येंद्र सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें तो प्लीज डू गो अहेड। मैं बस यही ऐड करना चाहूंगा कि जब मेंटरशिप की हम लोग बात करते हैं, तो आज देखो हमारे ना, जैसे क्रिकेट का टीम, एक नॉर्मल एक जनरल कोच होता है टीम का, फिर बॉलिंग कोच अलग से होता है, फील्डिंग कोच अलग से होता है, बैटिंग कोच अलग से होता है,
तो ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के हम लोग अलग अलग से मेंटरशिप करेंगे, जिसमें हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया। लेकिन देखिए, चीजें ना सुनने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं थ्योरी के अंदर, ये भी करना है, वो भी करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, मल्टी डिक्शनरी अप्रोच। लेकिन यूजुअली जो है इतनी टफ चीजें हैं नहीं। जो करने जाओगे ना, एक टॉपिक को पढ़ोगे, उसका आंसर लिखोगे, उतने में ही सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड दिमाग में नहीं बनाना है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना नहीं। एक प्लान करके चलो। ओवरऑल जो है आपका 3 महीने का प्लान है, उस प्लान को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, वीकली जो है, फोर्टनाइटली, इस तरह से डिवाइड करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे 10-12 घंटे पढ़ाई करनी है मन लगा के, तो करनी ही करनी है। अभी जो है आप रिलैक्स नहीं हो सकते, है ना। अभी आप ये नहीं कह सकते सर कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा सा मुझे काम था, मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी, तो क्या मेरे लिए सफिशिएंट है? नहीं है। ये कंपटीशन का एग्जाम है। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो आज, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आज 14 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो उसके साथ भी आपका कंपटीशन है। तो वो भी आपने सोच के देखना है। थोड़े से समय की बात है, चीजों को सेक्रीफाइस करो प्लीज, अपनी जो है लिमिट को थोड़ा सा पुश करो। और एक, जैसे आपको बताया ना, कॉम्प्लिकेटेड मशीन को जो है थोड़े थोड़े टूल्स के साथ और पुर्जे जोड़ के साथ बनाया जाता है, तो ये भी एक ऐसा ही प्रोसेस है। धीरे धीरे हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीखेंगे, हमारा सिलेबस जो है एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, हमारे नोट्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे, लिमिटेड से सोर्स रखेंगे, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखेंगे। ठीक है, फालतू की चीजों के को जो थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं होना, अपने सोशल मीडिया वगैरह अभी कोई ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे, क्योंकि यही ट्राइड और टेस्टेड मेथड है, जो आज से नहीं बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है। यहीं से रिजल्ट आते हैं, यहीं से सिलेक्शन होता है, और यही बेस्ट अप्रोच भी है। तो हम लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई अप्रोच नहीं लेके आने वाले हैं, कोई वही नॉर्मल चीजें हम लोग करेंगे। टॉपिक्स पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, आंसर लिखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, हमारे जो गलतियां होंगी उनको सुधारेंगे, जो स्ट्रेंथ होगी उसके ऊपर काम करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इसी क्लास में से इसी अप्रोच को करने के बाद बहुत सारे बच्चों के पास इंटरव्यू कॉल आने वाली है। ये भी बात पक्की, अगर आप सीरियसली करोगे तैयारी, ठीक, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। पहले भी हम, अब पहली बात तो इस चीज को नहीं कर रहे हैं, पहले भी हम लोगों ने इसको किया है, रिजल्ट वहां से भी आए हैं, रिजल्ट यहाँ से भी आएंगे। अब ये आपकी कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कमिट करिए, वादा कीजिए। जैसे सलमान खान ने कमिटमेंट किया था, तो आपको भी करना पड़ेगा कि मुझे 10-12 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है। ज्यादा भी कर सकते हो, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, अभी और स्कोप नहीं है। जब जर्नी तैयारी का इतना आ गए हो, तो अभी बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है तैयारी को। ठीक है, अभी मतलब हमारे कहावत होती है ना कि जब ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, तो अभी कोई डरना वरना नहीं है। ठीक है, ये मेन स्टेज है, इसको हम लोग पार करेंगे, इंटरव्यू कॉल आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जी सर, कुछ ऐड आपको करना है तो करिए। आई थिंक बस लास्टली एक आधा डाउट है। तो सागर, ये जो प्रोग्राम है मेंस के एंड तक, यू नो 20 जो है आपका इस साल का जो मेंस है उसके एंड तक वैलिड रहेगा, राइट? एंड अगेन, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसके लिए हमने हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया है, आप वहां जा सकते हो। बट ओवरऑल ये तो जो लोग ओपन सेशन अटेंड कर रहे थे, बट ओवरऑल देखिए जो लोगों ने एनरोल किया हुआ है, सी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज में बता रहा हूँ। अगर आप सिंसियरली मेहनत करोगे, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ईच एंड एवरी सपोर्ट जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में। एंड अगेन, आपने यहाँ पे देखा है सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कराएंगे हम आपको। सी कई बार क्या होता है, सी नॉर्मली हम लोग इंटरेक्ट करते हैं जब मेंटरशिप में, कई बार लोग दूसरी जगह कोचिंग लेते हैं, वहाँ वो क्लासेस कराते हैं। अब देयर वुड बी लॉट ऑफ जगह जहाँ क्लासेस वगैरह कराएंगे। अभी अगर वो इस टाइम पे भी क्या कराते हैं, 4-4, 5-5 घंटे का जो है वो क्लासेस करवाते रहते हैं। अगर वो लोग 4-5 घंटे का क्लासेस आपको करवाएंगे, तो आपके पास सेल्फ स्टडी, ऑप्शनल के लिए टाइम, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, आपका जो है टेस्ट सीरीज, इसके लिए टाइम कहाँ बचेगा? सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम, कि अगर आप सेल्फ स्टडी और हार्डवर्क करोगे, सो वी विल प्रोवाइडिंग यू ऑल द नेसेसरी गाइडेंस, सपोर्ट, और प्लस जो प्रैक्टिस करवानी है लाइव ऐसे राइटिंग उनसे, और जो भी सपोर्ट कंटेंट चाहिए वो सब प्रोवाइड करेंगे। सो विद दैट आई थिंक दिस इज द ऑप्टिमम थिंग। ये एक ऑप्टिमम अप्रोच है जहां आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, और जहां कोचिंग, दोनों का जो है एक बेस्ट जो है हम यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड इज फोकस ऑन। डाउट आप थोड़ा देखिए जरा। हाँ, खुशबू का, सो वैल्यू एडिशन। ओके, खुशबू ने पूछा है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को लेकर। So some source where see economics again, see here I cannot guide you, but I can just tell you this कि अगर आपको economics optional के बारे में जानना ही है, so there are people who have cracked this exam, इस साल भी क्रैक किया है economics optional से। प्लीज सर्च ऑन यूट्यूब, आपको उनकी स्ट्रेटजीज देखो, तो वहां से आपको बुक लिस्ट, रिसोर्स लिस्ट,
जो है सोर्सेस उसके बारे में पता चल जाएगी, राइट। सो एंड अगेन आई वुड से 2-3 टॉपर्स का देखो तो खुशबू यू विल गेट अ डिसेंट आइडिया कि किस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, राइट। सो विद दिस आई थिंक आज का जो हमारा ये सेशन था, इनिशियल सेशन, ये जो है पहला सेशन था, और एक ओवरऑल आई होप इससे आपको अप्रोच और जो है वो मिल गई होगी, एंड आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू, ओके। एंड विद दिस अगला सेशन हमारा जो है कल रहेगा, राइट। सो इट विल बी टुमारो 9 PM फॉर दोज हु हैव एनरोल्ड, राइट। ये पहला ओपन फॉर ऑल था, राइट। सो कल आप जो है 9 PM पे आपका आंसर राइटिंग के बारे में रहेगा, तो उसमें आंसर राइटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी वर्ड के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Good night. गुड नाइट।